वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 20वीं सेंचुरी के फेमस इंडियन राइटर्स। और उन फेमस इंडियन राइटर्स में एक बहुत ही महान प्रतिभाशाली पोइटेस जिसका नाम है तोरूदत्त, नॉवेलिस्ट रही हैं, ट्रांसलेटर रही हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए। इनको जॉन कीट्स के बाद नाम ले सकते हैं आप। जॉन कीट्स जिनका जन्म 1795 और डेथ 1821 में हुई थी, 1821 में हुई थी। इसी तरीके से जो 26 साल की उम्र में एक बहुत प्रतिभाशाली पोइट कहे गए, रोमांटिक एज के ऑड पोइट कहे गए, बहुत बहुत विलक्षणीय उन्होंने कविताएं लिखी, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। ठीक उसी प्रकार से रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस्ड, बहुत तरह से प्रभावित तोरूदत्त के बारे में भी हम लिखेंगे, समझेंगे। मनीषा, दहिया जी, दर्शन जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। तो चलो शुरू करते हैं तोरूदत्त की कहानी, जीवन वृत्तांत और उनकी रचनाओं के बारे में। अगर तोरूदत्त की बात करें तो तोरूदत्त ना केवल इंग्लिश भाषा में स्ट्रांग रही, बंगाली फैमिली से थी, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और ना केवल इंग्लिश भाषा में ये स्ट्रांग थी बल्कि फ्रेंच भाषा भी ये जानती थी, संस्कृत भाषा भी इनको सिखाई गई थी। और इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा और बंगाली भाषा, ये 4 भाषाओं का उनको फुल प्रूफ ज्ञान था। लेकिन जो भी इन्होंने लिखे हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, वो केवल 3 भाषाओं में लिखी हैं। मतलब ज्ञान तो इनको 4 भाषाओं का था, लेकिन लिखती ये 3 भाषाओं के अंदर थी। तो चलो हम बात करते हैं तोरूदत्त के बारे में। देखिए तोरूदत्त, अगर हम तोरूदत्त के जीवन शैली की बात करें तो बहुत अलग ही थलग सी रही है। बहुत ही सुसंस्कृत, कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड फैमिली से थी और बहुत ही ज़्यादा संपन्न परिवार से थी। ऐसे नहीं थी कि गरीब परिवार से थी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और कौन थी? ये तोरूदत्त थी, सबसे छोटी। 3 भाई बहनों में। माँ बाप के बारे में भी हम जानेंगे, तो समझो पहले थोड़ा सा तोरूदत्त के बारे में बताएं। तो तोरूदत्त के लिए एक मैंने की लाइन, एक टैग लाइन लिख रखी है, ये आपको याद रखनी है। टैग लाइन क्या है? ये एक लेगेसी लेकर के आई है। किसकी? पोइट्री की। इनकी जो लेगेसी है वो पोइट्री की है, मतलब कविताएं लिखी हैं इन्होंने, पोइट्रिक कलेक्शन लिखा है। सबसे पहला तो शीप ग्लीन इन द फ्रेंच फील्ड, ये पोइट्री कलेक्शन ही था इनका। इन्होंने प्रोज भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं। दैट ब्रिज्ड, जिन्होंने ब्रिज बनाया है भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का, विद वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स, मतलब पाश्चात्य साहित्यिक रूपों से। कैसे बनाया है सर, है ना? कैसे बनाया है समझना आप कि ये एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया से समझना कि ये विरासत रही है, विरासत पे दे करके गई है यहाँ पर पोइट्री और प्रोज की। उस ज़माने की पोइटेस थी जब बहुत कम उम्र में मर गई, तो कहने का मतलब रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स तो इनको मिल ही नहीं पाए, है ना? बस लोगों ने प्रशंसा जरूर की थी और इनको अवार्ड्स वगैरह नहीं मिल पाए। क्यों मिलेंगे यार, कहाँ से मिलेंगे? 21 की एज में अगर कोई एक्सपायर हो रहा है तो क्या अवार्ड मिलेंगे? कई सारे इनके कलेक्शंस तो इनके मरने के बाद ही पब्लिश हुए हैं, है ना? कई सारे जो कलेक्शंस हैं वो तो इनके मरने के बाद ही पब्लिश हुए हैं। बेचारी ये जीवित रह करके तो करा ही नहीं पाई, अपने जद्दोजहद में करा पाई, वो करा पाई, बाकी का तो नहीं। ठीक है ना सर? इसको थोड़ा सा नीचे करना, बस ठीक है। हाँ SK जी, बबीता जी, बस सुनिए, अच्छे से सुनना। अब चलो अपन बात करते हैं। देखो अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, पहले तो इनके जन्म वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम तोरूदत्त के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 4 मार्च 1856 में हुआ था, है ना? कोलकाता में, एक बैलदी परिवार में, कोलकाता या फिर जिसको कलकत्ता भी कहते थे, या कलकत्ता में, ठीक है ना? इसमें इनका जन्म हुआ था, बंगाली परिवार में हुआ था। क्रिश्चियनिटी इन्होंने अपना ली थी, इसके फादर ने, बताएंगे। देखो एक मिनट, ये बंगाली फैमिली में हुआ था, ठीक है ना? बंगाली फैमिली में हुआ था इनका जन्म। और इनकी जो डेथ हुई थी, अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ 30 अगस्त को हुई थी और ये हो गई थी 1877 में। तो अगर अपन कहें कि कितनी साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी, वो 21 साल की एज में हो गई थी, ठीक है ना? हुई कहाँ थी? वही कोलकाता के अंदर ही हुई थी। डेथ भी कोलकाता के अंदर हुई, जन्म भी कोलकाता के अंदर ही हुआ, ठीक है ना? कोलकाता के अंदर इनका जन्म हुआ, कोलकाता के अंदर इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा आप समझना अच्छे से, है ना? और आगे की चीज़ें और बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको। अब
इस समय काल में इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई। 4 साल के लिए ये यूरोप विजिट पर भी रही, जिनमें से 3 साल तो इन्होंने इंग्लैंड में निकाले और 1 साल इन्होंने फ्रांस में निकाला। जर्मनी, इटली, इन इलाकों में ये विजिट करने गई, घूमने गई। तो बहुत वेल्दी परिवार थी और मेरे हिसाब से ये सबसे पहले बंगाली भाई बहन थे। ये बंगाली जो कहते फैमिली थी, ये पहली बंगाली फैमिली जो थी जो समुद्र के माध्यम से बाई सी ये कहाँ घूमने गए थे, यूरोप घूमने गए थे। भावना जी गुड मॉर्निंग, जुड़ जाया करो आप, है ना। आगे देखो, अब अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो शुरुआती जीवन रहा है वो ऐसा रहा है साहब कि अगर इनकी बात करें कि बहुत पहली बात तो ये 3 भाई बहन थे। पहले मम्मी पापा की बात करते हैं, पहले इनके मम्मी और पापा की बात करते हैं। तो अगर फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम था गोविंद चंद्र दत्त, है ना। और क्षेत्रमौनी इनकी मदर का नाम था। इनकी मदर का नाम था। ये तो इनके फादर थे, ठीक है ना, और ये इनकी मदर थी। अब फादर और मदर की बात करें, मतलब लेगेसी ऐसे है, मतलब राइटर फैमिली से थी, मतलब पिताजी बहुत बड़े लिंग्विस्टिक्स थे, ठीक है ना। दत्ता फैमिली एल्बम भी लिख रहे थे ये, दत्ता फैमिली एल्बम, दत्त फैमिली एल्बम, ये दत्त फैमिली एल्बम लिख रहे थे। और इन्होंने, इसकी जो मदर थी, है ना, वो संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी, ज्ञानी थी, संस्कृत में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती थी। और बचपन में इन तीनों भाई बहनों को कहानियाँ सुनाया करती थी, सीता की, लक्ष्मण की, या फिर राम की, या फिर सावित्री की, ऐसे संस्कृत कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाया करती थी। तो उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। इन्होंने एक रचना थी द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस। इस रचना को इन्होंने इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश टू बंगाली, ट्रांसलेटर बंगाली है ना, इसमें ट्रांसलेट किया था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तोरू दत्त क्या थी, तो तोरू दत्त के बारे में अगर पूछे तो तोरू दत्त की 3 आपको विशेषताएं याद रखनी है कि तोरू दत्त 3 फीचर्स रखती थी या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रखती थी। एक तो ये नॉवेलिस्ट भी रही हैं, क्योंकि इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं। एक ये पोइट भी रही हैं, बहुत बढ़िया विख्यात पोइट रही हैं, और बहुत कम उम्र में, मतलब ये मान लीजिए बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया इन्होंने पोइट रहने का। और एक ट्रांसलेटर भी रही है, ट्रांसलेटर, ठीक है ना, ट्रांसलेटर भी रही है। ट्रांसलेटर क्यों रही है, क्योंकि बताऊंगा मैंने, इन्होंने फ्रेंच जो लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है ना। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को भी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके लिखा है। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादातर ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई। इनको घर पे ही बाबू शिव करके एक टीचर थे, वो पढ़ाया करते थे, बाबू शिव, ठीक है ना। अब ये पढ़ाने आया करते थे, तो इनको ये तीनों भाषा इन्होंने पढ़ाई। देखो, एक तो इन्होंने बंगाली पढ़ाई, इनको बंगाली, एक इनको संस्कृत पढ़ाया, इवेंचुअली पढ़ाई थी संस्कृत तो, और एक इनको इंग्लिश पढ़ाई थी। तो 3 भाषाओं का इनको नॉलेज तो हो ही गया था। लेकिन भाई साहब, हमारी जो प्रतिभाशाली राइटर थी, ये है ना, ये इन्होंने 3 भाषा की जगह 1 भाषा और एक्स्ट्रा सीख ली। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी सीखी, देखो, ये इंग्लिश तो पहले से मतलब टीचर ने समझाई दी थी इनको, बंगाली इनको सिखाई दी थी। बंगाली तो ये फैमिली बैकग्राउंड में था, तो मदर वगैरह बोलती थी तो उससे सीख गई, और अच्छे से सीख गई, लिखना सीख गई बंगाली को। देखो, हिंदी हम जानते हैं, लेकिन हिंदी को फिर भी हमको लिखना सिखाना पड़ता है ना किसी को, तो बंगाली सीख गई वो। अब बंगाली सीखने के बाद इन्होंने क्या किया, फ्रेंच भी सीखा जा करके, है ना। जब फ्रांस गई थी तो फ्रेंच बहुत अच्छे से फ्रेंच सीखा, और ये संस्कृत भी अच्छे से जानती थी। लेकिन लिखती थी ये केवल 3 भाषाओं के अंदर, ये 3 भाषाओं के अंदर लिखती थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे की इनकी, है ना, नीलू जी गुड मॉर्निंग। अब बात करते हैं अपन आगे की, सुनो उधर। इनका जो ये मैंने आपको एजुकेशन बता दिया। अब लिटरेरी करियर कैसे शुरू हुआ था, और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ उनके एजुकेशन में कि क्या हुआ था कि 1862 में, 1862 में, जब ये लगभग 6 साल की थी, जब तोरू दत्त 6 ईयर्स ओल्ड थी, तो इसके फादर ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। अब क्रिश्चियनिटी अपना ली तो क्या हुआ साहब, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लग गई, और कैसे होने लग गई कि उसके जो भाई थे, मतलब ये 3 भाई बहन थे,
और तीनों भाई बहन कौन कौन थे आपको पता है? इनके तीनों भाई बहन के नाम पता है? हाँ, अब्जू। एक का नाम था अब्जू, बड़ा भाई था अब्जू, ठीक है ना, अब्जू, जिसकी 14 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई। पूरा परिवार हिल गया इस डेथ से। इसके बाद अरु, इनकी बड़ी बहन थी, और अरु की मौत 20 साल की उम्र में हो गई 1874 के अंदर। और फिर थी तोरू, तोरू की डेथ भी 21 साल की एज में हो गई। ये तीनों भाई बहन थे। अब अरु और तोरू ये दोनों फॉरेन भी गए थे, विदेश भी गए थे। अरु ने कई सारी रचनाएं तोरू के साथ लिखी है, लिख करके दोनों मतलब लिखती थी। यहाँ तक कि इनका जो कजिन था रोमेश करके, ठीक है ना, वो भी क्या करता था, वो रोमेश दत्त ऐसे करके वो भी जो लिखता था, काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता था। वो मिलिट्री में भी था, ब्रिटिश मिलिट्री में भी था। तो ये इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इनका लिटरेरी करियर कैसे शुरू हुआ। लिटरेरी करियर पे पहले से ही लिखती थी। 13 वर्ष की उम्र में, 13 ईयर ओल्ड थी ये। जब 13 ईयर ओल्ड थी, यानी कि लगभग 13 ईयर ओल्ड ये कब होंगी, लगभग 1869 में। 1869 में इनको यूरोप ले जाया गया। अब ये पहले लोग थे, ये यूरोप गए, बंगाली फैमिली थी पहली जो यूरोप गई भाई सी, और यूरोप ले जाया गया। तो यूरोप में भाई साहब इन्होंने कितने साल स्पेंड किए थे? 4 ईयर्स स्पेंड किए थे। अब 4 ईयर्स में इन्होंने 1 साल तो फ्रांस में स्पेंड किया, और बाकी के 3 साल इन्होंने कितने 3 ईयर्स जो है वो इन्होंने इंग्लैंड में स्पेंड किए थे। अब दोनों बहनों को मौका भी मिला, तोरू और अरु को, कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने फॉर विमेन पर लेक्चर भी दिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखो कितना प्रतिभाशाली ये राइटर्स थे या प्रतिभाशाली बच्चियाँ थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको ऑरेटरी के लिए बुलाया गया था, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने लेक्चर या अपने स्पीच भी दिए थे। पूजा जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, आज तो मूड नहीं है गया तुम्हारा पढ़ने का। तो देखो इधर यहाँ पर कि लिटरेरी करियर की बात करें तो इनकी शुरुआत जो थी वो इन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये ब्लेंड करती थी। ये ब्लेंड कैसे करती थी, मेरी बात समझना आप अच्छे से। ये ब्लेंड करती थी जो इंडियन ट्रेडिशन है, भारतीय परंपराएं हैं, इंडियन क्लासिकल जो लिटरेचर है या इंडियन क्लासिक्स कह दो, इंडियन क्लासिक्स को ये मर्ज करती थी, मिक्स करती थी यूरोपियन रोमांटिसिज्म के साथ, यूरोपियन रोमांटिसिज्म के साथ, ठीक है ना। रोमांटिसिज्म सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस थी वो ये अपने जॉन मिल्टन जो साहब थे, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस पर केवल जॉन मिल्टन का ही प्रभाव था, अरे ये तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी रोमांटिक पॉइंट से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अब लिटरेरी करियर की अपन ने बात करी ली है, अब इसकी राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं कि किस शैली में ये लिखा करती थी, इसकी राइटिंग स्टाइल क्या थी। तो देखो पहली बात तो ये फ्यूजन किया करती थी, किसका फ्यूजन यानी मिश्रण मिलाती थी, ये मिलाना किसको मिलाती थी, भारतीय और पाश्चात्य तत्वों को मिलाया करती थी। कैसे भारतीय और पाश्चात्य तत्वों को कैसे मिलाएगी, देखो ये क्या करती थी कि जो इंडियन मिथोलॉजीज हैं, इंडियन मिथोलॉजीज और लीजेंड्स और ट्रेडिशन को, परंपराओं को, इनकी जो परंपराएं हैं उनको किससे मिलाती थी, वो मिक्स कर देती थी विद किसके साथ, यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कह सकते हैं आप इसे, वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म के साथ। सर वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स के साथ कैसे, जैसे अब कोई भी भारतीय कोई मतलब कथा लिखेगी, कोई माइथोलॉजी लिखेगी या फिर कोई भी भारतीय परंपरा के बारे में वो लिखती है तो काव्य पाठ में, काव्य रूप में लिखती थी। कैसे, उनको ज़्यादातर या तो सोनेट फॉर्म में लिखेगी या फिर ऑड फॉर्म में लिखेगी, ये यूरोपियन फॉर्म है, और सोनेट है, ऑड है, ये यूरोपियन फॉर्म है, ठीक है ना, बिल्कुल रिदमिकल लिरिकल वे में लिखती थी उनको। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे रूखापन फ्री वर्ड्स में लिख दिया और इंडियन पोइट्स लिखते थे, ठीक, ऐसे फ्री वर्ड्स में नहीं लिखती थी, ये बिल्कुल मिक्स करके मर्ज करके सारी चीज़ों को यूरोपियन टिंज के साथ लिखती थी, यूरोपियन फ्लो के साथ लिखती थी, यूरोपियन टोन में लिखती थी, ठीक है ना। भारतीय चीज़ों को यूरोपियन टोन में लिखने का जो तरीका है, अंदाज है, वो किसका है, तोरू दत्त का है। लैंग्वेज और इमेजरी की बात करें, बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज लिखती थी, क्लियर लूसिड लैंग्वेज लिखती थी, साफ सुथरी, क्लियर एंड लूसिड, ज़्यादा ऑर्नामेंटेड नहीं होती थी या ओवरली ऑर्नामेंटेड नहीं होती थी, ओवरली ऑर्नामेंटेड नहीं थी इसकी लैंग्वेज, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लिखती थी, ओवरली ऑर्नामेंटेड इनकी लैंग्वेज नहीं थी, ये दिमाग में सेट रखना,
ठीक है ना, क्या नहीं थी, ओवरली ऑर्नामेंटेड इनकी लैंग्वेज नहीं थी। और ये जो है ना जब लिखती थी ना तो इनका इमेज डिपिक्ट करती थी, तो डिपिक्ट्स वर्ड इमेज, जब वर्णन करती है तो शाब्दिक जो छायाचित्र है दिमाग में छप जाता है, ठीक है ना। लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिबल लैंग्वेज लिखती है। रोमांटिक इन्फ्लुएंस, तो इन पर प्रभाव था किसका, रोमांटिक का मतलब जो नेचर के बारे में ये लिखती थी, प्रकृति के बारे में बहुत अटैच थी, नेचर हुआ, लव हुआ, इन पर ये बहुत ज़्यादा लिखते थे, ठीक है ना, नेचर, प्रेम, इन पर ये रचनाएं लिखती थी। और दूसरी बात, इन पर इन्फ्लुएंस किसका पड़ा हुआ था, इन्फ्लुएंस बाय जॉन कीट्स, शैले, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, सदे, वर्ड्सवर्थ, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था इन पर, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ का, शैले का, कीट्स का, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला इनके ऊपर। अगली बात करें मिलानकोलिक टोन, मतलब ऐसे नहीं था कि इनकी जो टोन बहुत हैप्पी रहा करती थी, चीयरफुल रहा करती थी, वो सैड और पेंसिव मूड में लिखती थी। ज़्यादातर ये क्या करते थे, सैड मूड या पेंसिव मूड में लिखती थी, सैड एंड पेंसिव मूड, मतलब ऐसा थोड़ा सा थॉटफुल टाइप की इनकी रचनाएं होती थी, थोड़ा विचारपूर्ण होती थी, थोड़ा कंसिडरेट होती थी, थॉटफुल होती थी। मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा हर्षोल्लास से भरी हुई या फिर आनंद उन्माद से भरी हुई या एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, नहीं, इनकी जो रचनाएं होती थी मेनली किस पर डिपेंडेंट होती थी, वो एक मेलानकोलिक मूड में होती थी, एक एकांतता को रिप्रेजेंट करती थी। सिंपल यट म्यूजिकल स्टाइल में लिखती थी, लिरिकल स्टाइल में लिखती थी, लिरिकल स्टाइल और क्लैरिटी और प्योरिटी के लिए ये रचनाएं अच्छे से जानी जाती थी। तो इनकी राइटिंग स्टाइल थी जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करें इनका सबसे पहला पोइट्री कलेक्शन अगर हम बात करें वो है अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ये इनका सबसे पहला पोइट्री कलेक्शन रहा है, अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। ये इनका पहला सब जो 1876 के अंदर लिखा गया था ये पोइट्री कलेक्शन है। ये बहुत पॉपुलर रहा, इनकी मृत्यु से पहले 77 में इनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले ये छप गया था। अब अगर हम बात करें इसमें लगभग 165 पोइम्स हैं और 165 पोइम्स में से लगभग 70 पोइम्स फ्रेंच से लिए गए हैं। फ्रेंच मिथोलॉजीज या फ्रेंच अगर कहें फ्रेंच स्टोरीज जो थी या फ्रेंच पोइम्स या फ्रेंच लिटरेचर से ली गई है, ऐसे कह दो कि फ्रेंच लिटरेचर से लगभग इसके अंदर की 70 पोइम्स ली गई हैं, 70 पोइम्स, ठीक है ना। इनमें से 8 पोइम्स जो किसने लिखी है, इनमें से 8 पोइम्स लिखी गई है अरु के द्वारा, अरु उसकी बड़ी बहन थी, अरु के द्वारा लिखी गई है। बाकी की सारी पोइम्स किसने लिखी है, लगभग ये 252 पेजेस की बुक है, 252 पेजेस की बुक है, ठीक है ना। तो अब इसमें बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पर प्रकाशित है। तो अब देखना यहाँ पर ये फ्रेंच, देखो सबसे पहली राइटर रही है, ये सबसे पहली इंडियन राइटर रही है जिन्होंने फ्रांसीसी भाषा में, बहुत ही फ्लुएंट फ्रांसीसी भाषा में लिखा है, बहुत ही फ्लुएंट फ्रांसीसी भाषा में लिखा है, ठीक है ना। ये दिमाग में सेट रखना, बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो पोइट्री कलेक्शन है या फ्रेंच फील्ड्स या शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड से किसका रिलेशन है ऐसे समझ लेना। फिर इन्होंने लिखे एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब इन्होंने प्राचीन गाथाएं लिखी और पौराणिक कथाएं लिखी जो हिंदुस्तान की थी और इनके मरने के बाद 1882 में ये प्रकाशित हुई थी। अब ये कलेक्शन जो था ये पोइट्री कलेक्शन है ये भी, और अगर हम बात करें पोइट्री कलेक्शन है इसके अंदर, और ये पोइट्री कलेक्शन इन्होंने कहाँ से लिया था, ज़्यादातर रामायण और महाभारत से लिया है, ठीक है ना। महाभारत और रामायण ये इन दोनों से लिया है। इनको पढ़ा था संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत नॉलेज की, संस्कृत का ज्ञान तो था ही, और मदर कहानी सुनाया करती थी, तो उसके दोनों को मिला करके इन्होंने सर सावित्री, सती, लक्ष्मण, योगदया, उमा, रॉयल एस्केटिक, द हिंदू, ध्रुवा, बुट्टू, सिंधु, प्रहलाद, सीता, ये सब इनकी पॉइम्स रही हैं, ठीक है ना। और ये इसी में थी सारी की सारी। देखो मेजर पॉइंट्स फ्रॉम इस कलेक्शन इसमें इंक्लूड, देखो सीता क्या है, रामायण कैरेक्टर पर आधारित इन्होंने लिखा है। सावित्री ये वो पत्नी थी ना जो अपने यमराज से पति के प्राण ले आई, वो थी। द रॉयल एस्केटिक एंड द हिंद, ये बुद्धिस्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है ना। इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध के बारे में भी कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। प्रहलाद, इनकी डिवोशन है लॉर्ड विष्णु के प्रति। तो ये सारी इन्होंने क्या लिखी हैं, पॉइंट्स लिखी हैं, ये इसके कलेक्शन के अंदर आती है। तो ये आपको एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान ये आपको याद रखना है, और एक शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड आपको याद रखना है। ये एक नॉवेल है,
ली जर्नल डी मैडेमोसेल, ये क्या, डी अर्वर्स, ये जो है ये एक एक्ट्रेस, ये एक लड़की है, एक गर्ल है, एक यंग गर्ल है, यंग गर्ल। और ये यंग गर्ल क्या है, फ्रेंच यंग गर्ल है, एक फ्रांसीसी यंग गर्ल है। इस पर नोबेल लिखा है ये, फ्रेंच यंग गर्ल, और ये इसका नाम है मैली डी अर्वर्स। इस पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसकी स्टोरी लिखी है पोस्टुमसली, मतलब इनके मरने के बाद ये प्रकाशित हुआ था। फ्रेंच में था ये, देखो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा गया था। और देखो सबसे बड़ी बात ये बताऊं, एक इंडियन राइटर ने, एक इंडियन पोइट ने फ्रांसीसी लैंग्वेज में बहुत ही फ्लुएंट तरीके से इसको लिखा, और बहुत लोगों ने इसको सराहना दी थी, बहुत लोगों ने सराहना दी थी। तो देखो अगर हम बात करें, डिटेल देखें, तो एक नॉवेल है जो कि कंप्लीटली रिटन किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, है ना। खतरनाक बात, इंडियन राइटर इंडिया इंग्लिश में लिख ले, बहुत बड़ी बात होती है, इतना फ्रेंच भाषा में लिखा है, और इतनी कम उम्र में। अगर मान लो ये 20 साल और जी जाती तो क्या करके जाती पता नहीं, इसका नाम शायद ऊपर ऊपर छपता। अ रेयर अचीवमेंट फॉर एन इंडियन एट द टाइम। दरअसल इनके भाई बहनों की मृत्यु कंजम्पशन से हुई थी, 6 रोग से हुई थी, ठीक है ना। बहन की तो कंप्लीटली पता है, जो 1874 में मरी थी, वो कंजम्पशन से मरी थी। खुद की भी स्थिति ऐसी थी। देखो एक सेंटिमेंटल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी थी अबाउट ए यंग फ्रेंच गर्ल्स इमोशनल स्ट्रगल्स, मतलब एक युवा फ्रांसीसी लड़की के भावुक जो संघर्ष होते हैं, भावनात्मक संघर्ष, उसकी कहानी है। ये यूरोपियन सोशल सेटिंग्स को और कस्टम्स को दिखाती है। अब ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं रहने देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखो कि एक वियांका नाम की एक लड़की होती है, गर्ल, यंग गर्ल, वियांका नाम की, स्पेनिश यंग गर्ल, स्पेनिश। अच्छा वो वाला जो था, कौन सा, जो अभी अभी पढ़ा था, ली जर्नल वाला। तो ली जर्नल डे, ये ली जर्नल डे तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये वाला जो है, ये भी, ये क्या अनफिनिश्ड रह गया था, ये तो फिनिश्ड हो गया था, ये तो पूरा हो गया था, कंप्लीट है ये तो, ये कंप्लीट नॉवेल है ना। और ये वाला जो नॉवेल था, कौन सा, ये बियांका वाला, ये बियांका जो है वो इनकम्प्लीट है, वो अधूरा रह गया, अनफिनिश्ड है ये, ठीक है ना। अब इसका जो मेन कैरेक्टर है बियांका है, एक यंग स्पेनिश यंग गर्ल है, नॉवेल और ब्यूटीफुल है। और इसकी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड बियांकाज इमोशनल एंड सोशल स्ट्रगल्स के बीच में। शी फेसेस रोमांटिक चैलेंजेस, क्वेश्चंस ऑफ ऑनर, लॉयल्टी एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। ये मतलब नॉर्मल है, महिलाएं तो महिलाओं के बारे में लिखेंगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। अब अपन ये बात करें कि इन्होंने, अपन ने 2 नॉवेल पढ़े, ठीक है ना, एक तो ले जर्नल पढ़ा, एक अपन ने ये बियांका पढ़ा। तो बियांका और ये तो इनके नॉवेल्स थे, पोइट्री कलेक्शन थे। एक तो पोइट्री कलेक्शन था शीप ग्लीन्ड इन द फ्रेंच फील्ड, और एक ये था इनका एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इनके ये 2 पोइट्री कलेक्शन और 2 आपके नॉवेल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी की इनकी पोइम्स की अगर हम बात करें तो पोइम्स में आपको ये याद रखनी है, एक तो है आर कैसोरेना ट्री, ये इनकी बचपन की यादों को और नेचर को दिखाता है, ये नेचर से जुड़ी हुई पोइम है। और इनकी जो नेचर एंड नॉस्टैल्जियक है, भाई ये बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। तो वो कहती है कि ये पेड़ हमारी फैमिली की यादों को, अतीत की यादों को समेटे हुए है। फिर इन्होंने धार्मिक कविताएं भी लिखी, जैसे सीता है, लक्ष्मण है, सावित्री है, द लोटस है ना। ओके, इसके अलावा जैसे सावित्री है, ये इनकी फेमस पोइम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सीता हो गई, सावित्री हो गई, ठीक है ना। एक है बुट्टू। अच्छा, इसके अलावा एक सिंधु, ठीक है ना। ऐसी इनकी कई सारी फेमस पोइम्स रही हैं। अपन को खास जो ज़्यादा याद रखना है, थोड़ा सा अपन को कैसोरेना ट्री के बारे में याद रखना है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। अपन बात करेंगे तोरू दत्त के बारे में। तोरू दत्त जो है एक इंडियन पोइटेस है ना। लेकिन इनको अपन ये मान लो जॉन कीट्स के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनसे जो रोमांटिक पोइट्स थे ना, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इनका जन्म, मरण, ये सब कुछ आप नॉर्मली पहले से जानते हो, इनको कोई बहुत बड़ी बात अपन को बोलनी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा बता देते हैं। देखो अगर हम तोरू दत्त के बारे में बात करें तो उसको अपन द बार्ड ऑफ बंगाल कहते हैं, द बार्ड ऑफ बंगाल, है ना।
और दूसरी बात अपन को एक बात बताऊं कि मैं इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल कह देते हैं, लेकिन असलियत में अपन से इस तरह के क्वेश्चन है नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। देखो कि तोरू दत्त का जन्म कब हुआ, ऐसे सोच रहे हो आप कि ऐसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ना मृत्यु ना जन्म, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं अपन अपने हिसाब से ही, अपने मन से ही। तो देखो अगर इनके बर्थ की बात करें तोरू दत्त के, तो इनका बर्थ कैलकाटा में हुआ, CALCUTTA कैलकाटा, एक हिंदू फैमिली में। ओके, हिंदू फैमिली, और इनके पिताजी जो थे गोविंद चंद्र दत्त थे, हिंदू फैमिली में हुआ, ठीक है ना। माँ जो है वो संस्कृत बहुत अच्छे से जानती थी, माँ संस्कृत की विद्वान थी, इनको एक टीचर भी लगाया गया जो इन्हें इंग्लिश पढ़ाता था, संस्कृत भी पढ़ाता था, तो इस तरह से इंग्लिश संस्कृत का इनको नॉलेज हो गया। तो ये कई भाषाओं का ज्ञान रखती थी, और कई भाषाओं में क्या है, एक तो इसे हिंदी आती थी, एक इसे संस्कृत आती थी, SANSKRIT, एक इनको फ्रेंच आती थी, ओके, और एक इनको इंग्लिश आती थी। ये इनको ये भाषाएं तो आती थी। अब कैलकाटा की है तो बंगाली भी जानती थी, ओके, बंगाली भी जानती थी। अब देखो सुनो, नहीं ग्रुप नहीं बनाया अभी, अभी ग्रुप नहीं बनाया मैंने, अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला है, कुछ और उपचार देखा जाएगा ग्रुप का। आर्टिकल डिटरमिनर अभी है ना, आप पहले इसको पढ़ेंगे अपन, है ना, मैं बाद में बात करूंगा आपसे लास्ट में 5 मिनट में। देखना, इनका जो जन्म है वो 4 मार्च को हुआ था, 4 मार्च, और ये जन्म हुआ था 1856 में, और इनकी डेथ बहुत कम उम्र में, यानी कि दिसंबर के महीने में या अगस्त के महीने में, शायद 30 अगस्त को हो गई थी, अगस्त, और अगस्त में कब, 1877 में इनकी डेथ हो गई थी। महज 21 साल की ईयर में ये मर गई, और इसका रीजन था ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अब टीबी से मरी, और पोइटिक जीनियस होने की वजह से, ओके, क्योंकि वो उनके अंदर पोइटिक जीनियस बहुत अच्छा था, पोइटिक जीनियस था, और टीबी से मरी, इसी वजह से इनको अपन नेक्स्ट टू जॉन कीट्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इनको अपन क्या मानते हैं, इनको नेक्स्ट टू जॉन कीट्स के मानते हैं। क्यों मानते हैं? कीट्स, इनको कहते हैं कीट्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर, ओके, इंडो एंग्लियन लिटरेचर की ये नेक्स्ट मानी जाती है। तो अपन इनको कह सकते हैं शी इज कॉल्ड next to Keats, ओके। और इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों और क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं कीट्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। लो, फालतू की बात लिख दी अपन ने, ओके, लिटरेचर। अब अपन जिस पॉम को पढ़ रहे हैं वो एक नॉस्टैल्जिक पॉम है, और ये कह दो कि एक तरह से रोमांटिक पॉम हो गई। ये रोमांटिक पॉम क्यों हो गई? क्योंकि रोमांटिसिज्म में जितने भी फीचर्स होते हैं, नेचर के बारे में डिपिक्ट करना, नेचर को ब्यूटीफाई करना, वो सारा इन्होंने किया हुआ है अपनी कविता के अंदर, है ना। हमारा जो कैजुरिना ट्री है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पॉम के बारे में, और हमारी जो पॉइम है आवर कैजुरिना ट्री, सही है क्या स्पेलिंग? मेरे हिसाब से गलत है, स्पेलिंग बताओ। अगर मैं कहूं कि स्पेलिंग गलत है या सही है, तो इसमें क्या घटा हुआ है? कुछ तो घटा हुआ है, बताओ क्या घटा हुआ है इसमें? अवर कैजुरिना में क्या घटाया हुआ है मैंने? कुछ तो घटाया हुआ है, बताओ जल्दी बताओ, बताओ यार। शीफा जी, कीट्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर, बिल्कुल अंबिका राठौर, याद रखना इनको। क्या घटाया हुआ है मैंने इनमें? कुछ तो घटाया हुआ है, हाँ, कैजुरिना में ए घटाया हुआ है, वेरी गुड। तो ये ए घटाया हुआ है, कैजुआरिना, ये देखो कैजुआरिना, इस तरह से बनेगा कैजुआरिना ट्री। दरअसल ये एक प्रकार का इंडियन ट्री है, और इसकी कंपैरिजन यू ट्री से भी की गई है, जो वर्ड्सवर्थ ने अपने फॉर्म के अंदर किया था। तो अभी मैं बात करूंगा, उन्होंने उस पेड़ को अमर बनाया, इन्होंने कैजुरिना ट्री को कर दिया, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर अवर कैजुरिना ट्री जो है वो रिटन कब हुई थी? ऑलमोस्ट ये रिटन का इनका जो ईयर है ना वो क्लियर नहीं है, मतलब 1876-77 ऐसा मानते हैं कि 1876 या 1877 में उनकी मौत के करीब लिखी गई थी। जब ये मरने वाली थी उस समय पर ये अवर कैजुरिना ट्री लिखी गई थी, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, नॉस्टैल्जिक हो जाती है, और लास्ट में एक लाइन ऐसी बोलती है कि मेरे मरने के बाद मैं आपको मैं प्रेम दूंगी, कर्ज नहीं दूंगी। तो वो यहाँ पर ये जो दिखाता है कि वो लगभग अब मरनासन अवस्था में ही है, डाइंग स्टेट में है,
और मोरीबंद स्टेट में वो इस कविता को लिखती है। बाद में ये पब्लिश जो हुई थी, अगर हम बात करें तो पब्लिश पॉस्टुमस पब्लिश हुई थी। ओके, पब्लिश इसको पॉस्टुमस कराया गया। पॉस्टुमस मतलब होता है मरने के बाद, आफ्टर डेथ। इसको पॉस्टुमस पब्लिश कराया गया था और ये पब्लिश जो हुई थी वो 1882 में। कई जगहों पर 1881 लिखा हुआ है, लेकिन आप 1882, क्योंकि इनका जो कलेक्शन था, कौन से कलेक्शन में थी? एंशियंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये जो कलेक्शन था, ये वाला कलेक्शन 1882 में ही पब्लिश हुआ था। तो उस समय पर हिंदुस्तान, ये उसमें ही अंदर ये क्या है, कलेक्टेड पोएम के रूप में ये आई थी, एंशियंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसी में पब्लिश हुई थी। और दूसरी बात आपसे एक बात बताऊं मैं, इसमें क्या है कि रोमांटिक थीम है, ये रोमांटिक थीम पर आधारित है, रोमांटिक थीम पर आधारित है। इसमें आप लोगों को एलेजियक थीम भी मिलेगी, शोक गीत वाली, ELEGIAC, एलेजियक थीम, क्योंकि इसमें वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन, लॉस्ट चाइल्डहुड और क्या है, लॉस्ट चाइल्डहुड एंड डेड सिबलिंग्स के बारे में याद करती है। ठीक है ना, सिबलिंग्स को के बारे में लिखती है। वो जो बहन भाई है उसके, अरु अब्जू, वो उससे पहले एक्सपायर हो गए थे। अरु उसका भाई था, अब्जू भाई था, अरु भाई था, अब्जू, और अरु जो थी बहन। सही है, अरु अब्जू, क्या अरु भाई था, अब्जू बहन थी? बताओ कौन कौन थे, बताओ जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कोई भी है, अब्जू भाई था, अरु बहन थी। तो ये एक्सपायर हो गए थे, और एक्सपायर हो गए थे तो उनकी मौत के बाद जो दुख था, उसको संताप जो था उसको इसने लिखा। और इसने थोड़ा सा ऐसे ऑड फॉर्म में भी लिखा है, रिटन इन ऑड फॉर्म। इसने ऑड फॉर्म में भी लिखा है, रिटन इन एन ऑड फॉर्म। क्यों सर ऑड फॉर्म में क्यों लिखा है सर? क्योंकि इसमें कैजुरिना ट्री जो है उसकी प्रेज की है इसने। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, 20th पॉम है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अरु सिस्टर है। रिटन इन ऑड फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रेजेस कैजुरिना, वो प्रशंसा करती है कैजुरिना की, निंदा नहीं करती है। और इसी पेड़ की प्रशंसा करने की वजह से वो ऑड फॉर्म में भी चली जाती है। अब ये ट्रू फॉर्म इसका क्या है, नॉर्मली इसके बारे में डिस्कशन शुद्धतम रूप से नहीं किया जा सकता। अब अगर अपन बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको किस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो अपन देखेंगे कि इसको जो मीटर जो यूज किए गए इसके अंदर, देखो इसके अंदर आपसे कोई पूछे कि मीटर क्या है, तो आप बताएंगे मीटर क्या है इसके अंदर, मीटर वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह कितनी लाइन से टोटल, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, तो जगह नहीं थी तो मैंने कहा ये इसको ऐसे कर देता हूँ वाइट, और इस पर लिख देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी हमें इमेज की इतनी बड़ी, आपके पेज में भी इंक खराब होगी। तो ये देखो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ क्या, कि इनका इसमें जो मीटर यूज किया गया है, या टोटल जो स्टेंजा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, STRUCTURE स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें टोटल 5 जो है छंद है, मतलब 5 स्टेंजाज हैं, और प्रत्येक स्टेंजा में 5 स्टेंजाज, 5 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में टोटल लाइन 11 है, 11 लाइन्स हैं। और 11 लाइन्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 से, तो 55 लाइन्स टोटल हो गई। और 55 लाइन्स में मतलब 11 लाइन का एक स्टेंजा है। और बिल्कुल सही है आपने, दर्शन आपका भी सही है बिल्कुल आंसर। और इसमें क्या है, मीटर जो यूज किया गया है वो मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है ना, आयम्बिक पेंटामीटर, PENTA, पेंटा METER, आयम्बिक पेंटामीटर है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार ये बताओ कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है, मान लिया, लेकिन इसमें जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो इसकी जो RHYME राइम स्कीम जो है, SCHEME राइम स्कीम, अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी राइम स्कीम है A B B
A C D D C E E, इस तरीके से है, 2 क्वाड्रेंट्स है और एक टरसेट है। ओके, टरसेट की राइम स्कीम बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही है राइम स्कीम, यही है। तो चलो अभी अगर हम देखें तो बस इतना सा बहुत है अपन को इसके बारे में जानना, कोई ज़्यादा टफ अपन को नहीं जानना है। इसको कुछ सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो पहले में तो वो पेड़ की प्रशंसा करती है, पेड़ को बताती है, फिर वो नॉस्टैल्जिया हो जाती है और वो अपने अतीत को याद करती है, अपने बचपन को याद करती है। ऐसे ही मैं आपको हर एक स्टैंजा में जो उनका मूल आइडिया है वो बताता हुआ चलूंगा। एक मैंने अभी एक वीडियो बनवाई है आपको थोड़ी सी एनिमेशन समझाने के लिए, कुछ इमेजेस के माध्यम से, क्योंकि मैंने जो है एक पेज पर एक ही इमेज ली है, एक ही पेज पर मैंने एक ही इमेज ली है, जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे कंटेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके लिए ज़्यादा इमेजेस जरूरत होगी, तो मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूँ जो मैंने अभी बनवाई है। हो सकता है कि उसमें समझाने में आपको सुविधा हो। चलो मैं समझाता रहूँगा बीच में बार बार आपको। मैं एक मतलब नॉर्मल जो हिंदी हिंदी होगा ना उसका मोड, वो हिंदी मोड में एक बार बोल दूंगा, फिर आपको उसे अच्छे से समझाऊंगा। चलो लेट्स बिगिन, शुरू कर दें, है ना, शुरू कर दूं ना। चलो चालू कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। मैं एक एक लाइन को, आप इसको रोक रोक के इमेज को मैं एक एक लाइन को समझाता हुआ चलूंगा। और थोड़ा सा है ना, बस एक एक तो हम इसको ओवरव्यू में नॉर्मल हिंदी हिंदी में देख लेंगे, फिर अपन इसको मतलब टेक्निकली पढ़ना शुरू कर देंगे कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, रेफरेंस क्या है, अल्यूजन्स क्या हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें मतलब बताना शुरू कर देंगे। तो पहले तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं और इमेजेस के थ्रू समझते हैं, जिससे कि माइंड में हमारे में थोड़ा सा सेट हो। एक बड़ी मुश्किल से कोई डिजाइनर मिला मुझे, तो चलो हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, लाइक अ ह्यूज पाइथन बिंडिंग राउंड एंड राउंड, मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ की जो ब्रांच, जो तना है, उसके ऊपर जो कुछ एक बेल है, और उस बेल में, बेल जो है इतनी मोटी बेल है, वो कह रहे कि ये जो पेड़ है बड़ा स्टडी पेड़ है, सख्त सा पेड़ है, और उसके चारों तरफ बड़े से पाइथन यानी अजगर की तरह वहां पर क्या है, एक बेल लिपटी हुई है चारों तरफ, ठीक है ना। ये वाली बात बोलता है, अब समझना इसको। थोड़ा साउंड नहीं आ रहा ना, एक मिनट। साउंड तो है इसमें, लेकिन कोई नहीं, मैं समझाता चलूंगा आपको। अब देखो सेकंड, अब सेकंड लाइन आ रही है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो इतना मतलब इतना सख्तता से, इतना कठोरतम तरीके से वो चिपकी हुई है किस पर, रग्ड ट्रंक पर। रग्ड ट्रंक मतलब होता है जैसे बेकार सा हो चुका ट्रंक है, देखो ट्रंक बिल्कुल रग्ड हो चुका है, और इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और उसमें क्या है, इंडेंटेड है मतलब दांतेदार क्या आ चुके हैं, दाग से, निशान से आ चुके हैं, निशान बन चुके हैं, दांतेदार निशान बन जाते हैं ना ऐसे, ये दांतेदार निशान बन चुके हैं इस पर। और फिर आगे देखना वो क्या कहते हैं, मतलब पेड़ की प्रशंसा कर रही है वो, कि पेड़ इतना स्टडी है, इतना स्ट्रांग है कि उस पर कोई चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर वो एक मिनट, इसके बाद अब सुनना आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पेड़ है, ये पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, कि वो ऊंचाई तक कहाँ जा रहा है, तारों तक जा रहा है। मतलब पेड़ की हाइट बताई जा रही है कि पेड़ जो है कहाँ तक है, वो बिल्कुल ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, और उसकी हाइट तारों तक जा रही है। तो ये एक प्रकार का हाइपरबली भी लग रहा है आपको, अतिशयोक्ति, कि पेड़ इतना ऊंचा है जिसकी ऊंचाई तारों तक जा रही है। चलो फिर देखो टेक्निकली तो चीज़ों को बाद में देखेंगे। फिर वो कहते हैं जो बेल है वो चढ़ जाती है इसके ऊपर, और जिसके आगोश में या जिसके बाहों में ये लिपटा हुआ है, तना इसका, है ना। नो अदर ट्री कुड लिव, अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो जिंदा नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर तो बहादुरी बहुत है, ये जिंदा है। देखो कैसे बेल लिपटी हुई है तरफ। ये जाइंट बियर है, एक विशाल सा पेड़ है जो स्कार्फ की तरह पहन लेता है इस बेल को, और चारों तरफ इस बेल में फूल लटके हुए हैं, जैसे स्कार्फ में वो झल्लर लटकी रहती है। लाल रंग के क्लस्टर्स हैं, और ये सभी शाखाओं के बीच में क्या है, लाल लाल रंग के फूल जो हैं खिले हुए हैं। आगे वो कह रहा है जहाँ पर पूरे दिन
वहाँ पर पक्षी और जो मधुमक्खियाँ हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, पक्षी और मधुमक्खी इकट्ठे होते रहते हैं। और वहाँ पर प्राय रात में गार्डन में क्या है, म्यूजिक सुनाई देता है। अब ये म्यूजिक क्या होता है, साइलेंस जो होती है, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का म्यूजिक सुनाई देता है, बिल्कुल स्वीट सॉन्ग, जो कि ऐसा लगता है कि वो कभी अंत ही नहीं होगा, अनंत वो संगीत वहाँ पर सुनाई देता है। फिर वो कहता है कि वो डार्कलिंग यहाँ पर पेड़ पे से गाई रहती है, और उस समय पर जब लोग आराम कर रहे होते हैं घर में, तब डार्कलिंग उस पक्षी जो है वो गीत को गा रहा होता है। सुबह के टाइम पर मेरी आंखें खुलती है, और जब विंडो खोलता हूँ, विंडो खोलती हूँ मैं, केसमेंट खोलती हूँ, तो मेरी नज़र सीधी कहाँ जा रही है, उसी पेड़ पर जाती है। किस पर? कैजुरिना पर। जब नज़र जाती है तो मुझे क्या नज़र आता है, कभी कभी तो जब सर्दियों में इसकी मैं क्रेस्ट तक भी देख लेती हूँ, मतलब इसकी ऊंचाई तक भी मैं देख लेती हूँ, उसकी लेयर तक देख लेती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि वह ऊंचाई पर सबसे एक बबून बैठा हुआ है, एक बंदर जैसा प्राणी बैठा हुआ है, ऐसा लगता है मूर्ति है। और फिर मूर्ति के बाद में फिर वो बताती है कि वहाँ पर बस सूरज के उदय होने को देखता देखता है वो, वाइल ऑन लोअर बाग, जबकि दूसरी तरफ जो नीचे की जो ब्रांचेज होती है उन पर उसके जो छोटे छोटे नवजात जो हैं वो उछलते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना। क्लस्टर, मतलब अभी बताऊंगा आपको शीफा, अभी अभी मत पूछो कुछ भी मेरे से। एंड फार एंड नियर कोकिलाज, मतलब वो कि वहाँ पर क्या है कि वो आसपास जो है कोकिला बैठी हुई हैं, और वो दिन भर गीत गाते हुए दिन को स्वागत करती है। और जो बेचारी सुस्त सी गायें हैं वो अपने चारागाहों की तरफ झुके हुए सिर के साथ जा रही हैं। आगे देखना। फिर जो छाया पड़ती है टैंक पर, और छाया में वो कहती है, वो ब्रॉड डे जो टैंक है, ब्रॉड टैंक है, उसमें छाया के अंदर वहाँ पर किसके पास, ये सफ़ेद से पेड़ के पास इतना सुंदर और एक विशाल सा, क्या है देखना, सुंदर और विशाल सा वाटर की लिलीज हैं जो वहाँ पर खिल रहे हैं, स्प्रिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जो है चारों तरफ फैली पड़ी है, इकट्ठी हुई पड़ी है। लेकिन इसलिए नहीं कि इसकी भव्यता कुछ ज़्यादा अच्छी है, मुझे याद है ये पेड़, बल्कि ये इसलिए मुझे याद है, वो आगे बताती है कि मैं, डियर इज़ द कैजुरिना टू माई सोल, कि मेरी आत्मा के लिए कैजुरिना जो पेड़ है इतना सुंदर, इतना मनोरम क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसके नीचे हम खेला करते थे, और कई जो साल है हमने यहाँ पर बिताए हैं, बहुत सालों साल हम यहाँ पर खेला करते थे। तुम्हारे लिए, है ना, द शेल द ट्री बी एवर डियर। और इसी वजह से मैं, ये पेड़ जो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या है, प्रेमी है, प्रिय है। फॉर योर सेक्स, तुम्हारे लिए, शेल द ट्री बी एवर डियर, और ये तुम्हारे लिए मेरे भाई बहनों, ये पेड़ जो है हमेशा हमेशा के लिए प्रिय रहेगा। ब्लेंड विद योर इमेजेस, ये मिश्रित है तुम्हारी इमेजेस से, इट शेल अराइज, जो मेरे अंदर उत्पन्न करता है। जैसे ही मैं इस पेड़ को देखती हूँ तो तुम्हारे साथ बिताया हुआ बचपन याद आ जाता है, और जब तक ये याद रखती रहती हूँ मैं, जब तक कि जो गर्म आंसू है मेरी आंखों से निकल नहीं पड़ते। वॉट इज दैट डर्स, वो क्या ये शोक गीत सा है जो कि मरमर की तरह मुझे, बड़बड़ाहट की तरह मुझे सुनाई दे रहा है। ये शोक गीत तुम्हारी और मेरी मृत्यु का है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र अपनी लहरों को उस कंकरीले तट पर टकरा रहा हो, ठीक है ना। इट इज द ट्रीज लेमेंट, ऐसा लगता है जैसे पेड़ बिलाप ही कर रहे हो, या फिर एयरी स्पीच, एक भयानक सा मुझे भाषण सा सुनाई दे रहा है, एक भाषण, एक उपदेश सुनाई दे रहा है। शायद कोई अननोन लैंड है जो मे रीच, वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, ऐसी अनजान भूमि पर मैं पहुँच गई हूँ। वापस इंडिया आती है यूरोप से, तब की बात, वो अननोन है फिर भी वेल नोन है टू द आई ऑफ फेथ, मेरे विश्वास की नज़रों के लिए, मेरे विश्वास की जो नज़रें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नोन है। आई हैव हियर्ड दैट वेल फार एंड फार अवे, जब मैं यूरोप में थी तब भी मैं तुम्हारी चीख सुनती थी, यानी पेड़ की चीख। इन डिस्टेंट लैंड्स, दूर की दराजों पर, जब मैं कई शेल्टर्ड वेव्स के पास गई थी, जब मैं कई छायादार घाटियों में गई थी, या गल्फ में गई थी, खाड़ियों में गई थी, तब मैंने वहाँ सुना था। जब ऐसा लगता है जैसे केव के अंदर एक बॉटर में जो रैत रहता है, जो राक्षस रहता है, पिशाच रहता है, वो सोता रहता है, टेन एंड द बेस जेंटली किस, और जो लहरें हैं वो धीरे 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 किस करती है क्लासिकल शोर को। अब ये क्लासिक शोर क्या है ये सब बताएंगे आपको। और फ्रांस एंड इटली, ये क्लासिक शोर फ्रांस और इटली के हैं। बीनीथ द मून, चांद के नीचे, चांद की रोशनी में, समुद्र जो है इन किनारों को छूता रहता है, जो फ्रांस और इटली के हैं। जब अर्थ जो है पड़ी है बिल्कुल समाधि में, और ऐसा लगता है जैसे ये बेहोश में पड़ी है, जहाँ पर कोई सपने नहीं आ रहे हैं। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर समय बस एक संगीत बजता रहता है, बिफोर, पहले भी। माइन इनर विजन रोज, मेरे पहले भी मेरी आंतरिक जो विजन है वो उठा, फॉर्म सबलाइम, किसमें, एक सर्वश्रेष्ठ रूप में उठी। आगे रहे दाई फॉर्म, और तुम्हारा जो रूप है, ओ ट्री, ओ पेड़, एज इन माई हैप्पी प्राइम, ये मेरे जीवन में एक बहुत ही खुशी का एक अवसर है। आई सॉ दी, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं देखती हूँ, मैं अपने खुद के लव्ड नेटिव क्लाइंट, मुझे अपने खुद के जो मेरे रिश्तेदार हैं वो नजर आते हैं, मेरे भाई बहन नजर आते हैं। देयर फॉर आई फेन
इसलिए मैं खुश हो जाती हूँ और मैं क्या है, एक गीत, एक पवित्र सा गीत तुम्हें रच देती हूँ, एक पवित्र सी कविता रच देती हूँ। तुम एक ह्यूज पाइथन की तरह हो, या मतलब तुम्हारे जो चारों तरफ एक ह्यूज पाइथन की तरह राउंड एंड राउंड। फिर वो गीत क्या है वो बता रही, अनटू दाई ऑनर ट्री बिलव्ड ऑफ दोस, तुम्हारे ऑनर में, तुम्हारे सम्मान में, ओके, मेरे जो प्रिय जो लोग थे, लाइक अब वही वाली गीत है यहाँ पर, वही म्यूजिक है। तो आगे एक और लाइन आएंगी, देखना, मेज दाउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर गॉन, तुम्हें तुम्हें उन दिनों के नंबर मिलेंगे जब मेरे दिन चले जाएंगे, जब मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद भी मैं तुम्हें नंबर दूंगी, विद डेथलेस ट्रीज, ओके, लाइक दोज इन बोरोडेल, बिल्कुल तुम उन्हीं डेथलेस पेड़ की तरह हो जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोरोलेड्स के बारे में कहा था। बोरोलेड्स को उन्होंने डेथलेस जो है ट्रीज बोला था, ठीक है ना। ऐसे ही मैं भी तुम्हें डेथलेस ट्रीज की एक संज्ञा देती हूँ, अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेज लिंगर्ड पेल, जहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांचेज में नीचे जो है पीला पीले प्रकाश में ठहरा हुआ था डर, भया, डर, ट्रेमलिंग, होप एंड डेथ एंड द स्केल्टन। यहाँ पर थोड़ा सा वो गॉथिक बन जाती है यहाँ पर पॉम, एंड टाइम द शेडो एंड दो वीक द वर्ड्स, और मतलब समय और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मेरे काव्य को कमज़ोर बना देता है। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, और जो तुम्हारी जो सुंदरता है वो हमेशा प्रशंसनीय है। ओ फेन रियर्स, शायद मैं तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा में ये रिहर्सल गा रही हूँ। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स, कि मेरा प्यार तुम्हें जो ये ऑब्लिवियन कर्स होता है, ये भुलाने का क्या श्राप, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ हो जो हमेशा भूल, मतलब क्या होता है, सब हम भूल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एक बुलावे का जो श्राप इंसान को लगा हुआ है कि तुम्हें भुला दिया जाएगा समय के अनुसार, मैं नहीं भूलने दूंगी तुम्हें, मेरा प्यार तुम्हें इसे अजर अमर रखेगा। और इसीलिए तो आज हम इतने सालों बाद भी कैजुअलिना ट्री को पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये बॉगमारी जो है, बॉगमारी एक कलकत्ता में इनका एक घर था या फैमिली गार्डन था, फैमिली गार्डन कह सकते हो, फैमिली होम जो था उनका, उसमें गार्डन था बॉगमारी, उसमें ये पेड़ हुआ था कैजुअलिना ट्री। तो उसी पेड़ को वो लगातार देखती रहती थी और उसी पर ये अपनी कविता लिख डाली। पहले तो ये बताओ कि एनिमेशन मैंने नॉर्मल उसको जो लाइन भेजी उसके अकॉर्डिंग बनाई है, भाई साहब ने सही बनाई है क्या? इस तरह से समझाने का मतलब एक ओवरव्यू तो लिखी मिल ही गया आपको। बता दो फटाफट से। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं, कर दें शुरू पढ़ना। चलो, पेस्ट्रल एलिजी गॉथिक कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल है माया। पेस्ट्रल एलिजी देहाती तो नहीं है शोकगीत, ऐसा कुछ पेस्ट्रल एलिजी तो नहीं है। हाँ, चलो अब बात करते हैं अपन टेक्स्ट को पढ़ने की। कहाँ टेक्निकली कौन कौन सी डिवाइसेज यूज की गई हैं, क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। ये बहुत बार ये स्टेंजा जो है कई बार अपन ने पोइट्री सेक्शंस में या फिर कहीं पर जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वहां पर पूछ लिया गया है कई बार। तो चलो लेट्स बिगिन। चलो सॉरी, स्टार्ट करें। हाँ देखो, लाइक अ ह्यूज पाइथन, पाइथन मतलब बोआ, बोआ का मतलब होता है अजगर, एक बड़े से एक विशाल से अजगर की तरह। ओके, एक विशाल से अजगर की तरह यहां पर सिमिली यूज की गई है और सिमिली से शुरू किया गया है, सिमिली यहां पर यूज की गई है। ओके, बड़े से एक अजगर की तरह, जैसे एक बड़ा सा अजगर होता है ना उसकी तरह। विंडिंग यानी घूमी हुई है, राउंड राउंड, चारों तरफ रिपीटिशन, फोर्स करने के लिए कि चारों ओर लिपटा हुआ है वो बेल। ओके, विंडिंग यानी होता है रैप्ड, लिपटी हुई है चारों तरफ से। ओके, सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, सराउंड लिख देता हूं, सराउंडिंग, चारों तरफ से घेर रखा है किसको, उस तने को जो किसका है, कैजुलिना ट्री का है।
द रग्ड ट्रंक, किसको इसने घेर रखा है? रग्ड मानी होता है क्या? बेकार से, खराब से, खुरदरे से, रफ। उस रफ से ट्रंक यानी तने को, स्टैम को। ओके किसके? इंडेंटेड, इंडेंटेड मानी होता है जो दांतेदार हो गया है, जिसके अंदर पियर्स निकल गए हैं। ओके दांतेदार, जो दांतेदार है, दांतेदार। ओके डीप, गहरे गहरे, विद स्कार्स, और उसमें क्या है? दाग जैसे, निशान जैसे, घाव जैसे। दांतेदार मतलब यहाँ पर ऐसा ना पर्सोनिफाइड किया गया है पेड़ को, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि पेड़ को पर्सोनिफाइड किया गया है, और ट्रंक को कह दो, ट्रंक को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, और कह रहे हैं कि इसके दाग लगे हुए हैं। ओके पर्सोनिफाइड है, जैसे इंसान के निशान होते हैं ना घाव के, ऐसे ही यहाँ पर जो ट्रंक है वो उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, ट्रंक को पर्सोनिफाइड किया गया है, एक तरह से पेड़ को पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है ना। और ट्रंक यहाँ पर रेड ट्रंक मतलब यहाँ पर रंग कैजुरिना है, यहाँ पर सेनेक्डकी यूज की गई है। सर सेनेक्डकी क्यों? सेनेक्डकी इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो तने को रफ बता रहे थे, जबकि पेड़ ही रफ है। पेड़ बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया है, जर्जर जर्जर। पेड़ बड़ा हो गया है, जैसे समय के हिसाब से पेड़ बूढ़ा नहीं हो जाता, ऐसे जर्जर हो गया है। और यहाँ पर जो होल है ना, मतलब पेड़ है ना, पेड़, उसको दिखाने के लिए बजाय उसको ट्रंक बोल दिया। मतलब यूं कह सकते हैं ना, द डग्ड ट्री, कहाँ पर? चारों तरफ, उस रग्ड ट्री, खुरदरे से पेड़ के चारों तरफ। पेड़ नहीं बोला, पेड़ बोलने की जगह उसके पार्ट बोल दिया, तो सेनेक्डकी है वो। इंडेंटेड, इंडेंटेड मानी दांतेदार है, डीप यानी गहरा गहरा, विद स्कार्स मानी दागों से, घावों से। ओके घाव, वुंड्स, उसके शरीर पर घाव लगे हुए हैं, तो ये पर्सोनिफाइड नहीं हो गया पेड़, तो ट्री पर्सोनिफाइड भी है। और यहाँ पर जो ट्रंक है, वो शब्द जो है यहाँ पर क्या है, उसको सेनेक्डकी यूज किया गया है। अप टू इट्स वेरी समिट, और ये कहाँ जा रहा है? ये अपने समिट तक जा रहा है। वेरी समिट मतलब होता है इसकी ऊंचाई, हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ऊंचाई पॉइंट पे जा रहा है। ये HIEIGHEST हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है, अपने जेनिथ पे जा रहा है, वो शिखर पे जा रहा है। ओके अपने जेनिथ पे जा रहा है। द स्टार्स, और किससे मिलने जा रहा है? तारों से मिलने जा रहा है। मतलब इसकी ऊंचाई इतनी बताई है कि तारों तक पहुंच रही है, तो ये हाइपरबली है इसके अंदर। आपको अतिशयोक्ति मिलेगी इस स्लाइड में, हाइपरबली, कि इसकी ऊंचाई जो है तारों तक पहुंच रही है। क्रीपर क्लाइम्स, और एक बेल जो है यहाँ पर, ये जो चारों तरफ लिपटी हुई है ना, इसके जो बेल है ना, बेल, वो चारों तरफ चढ़ रही है, इसके चढ़ रही है। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, जिसकी एम्ब्रेस में, जिसके आलिंगन में, जिसके हक कर रखा है। एम्ब्रेसेस मतलब आलिंगन, उसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कैरेस, CARES, कैरेस कह सकते हैं या हक कह सकते हैं। जिसके हग में, बाउंड यानी होता है कन्फाइंड है, बंधा हुआ है। कौन? ये पेड़। ये पेड़ बड़ी गोल मटोल, मतलब फैली हुई, बिखरी हुई सी, या फिर घूमी घूमी सी जो क्रीपर है, वो चढ़ जाती है इसके ऊपर। और जिसके एम्ब्रेस में, यहाँ पर क्रीपर को क्या किया गया है? बेल को क्या किया? पर्सोनिफाइड, क्योंकि बेल गले लगा रही है किसको? पेड़ को। ओके ऐसा लग रहा है पेड़ को गले लगा दिया हो, ठीक है ना। नो अदर ट्री, ऐसा कोई दूसरा पेड़ नहीं है कुड लिव, जो जिंदा रह सकता था। तो पेड़ को यहाँ जिंदा रखने की बात की गई है, यानी पेड़ को भी पर्सोनिफाइड किया गया है। वो कह रहे हैं कि वो पेड़, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो जिंदा रह सकता था, बट लेकिन गैलेंटली ये पेड़ मेरा जो ब्रेवली रह रहा है, ये बहादुरी से रह रहा है। हाँ बता देंगे शिफा, बार बार मैं बता दूंगा, जैसे ही मेटोनिमी आएगी, मिटोनिमी में आप लोगों को बताऊंगा। ब्रेवली, वो पेड़ अभी ब्रेवली स्टैंड करता है, चारों तरफ इसकी बली बेल लिपटी हुई है, उसको कस रखा है, घाव दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बहादुरी से लिपटा हुआ है। समय, कहते हैं ना कि समय बदल गया, पेड़ कैसे से कैसा हो गया, छोटा सा बच्चा पेड़ था, जैसे हम थे, हम जब छोटे थे तो हम बिल्कुल सॉफ्ट थे, धीरे 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 स्टडी हो गई, लाइफ हमारी स्टडी हो गई। इस तरह से पेड़ की जो लाइफ है वो भी स्टडी हो गई है। लेकिन वो देखो आगे देखो, द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। अब जाइंट, उसको कंपेयर किया गया है जाइंट से, तो जाइंट से ट्री को कंपेयर किया गया है, तो मेटाफर का यूज है, यहाँ हिडन मेटाफर है ना, मेटाफर भी है और पर्सोनिफाइड भी है ना, दोनों है इसके अंदर, ध्यान रखना। क्योंकि सर यहाँ पर जाइंट पेड़ को कहा गया है, राक्षस को, और मतलब राक्षस क्यों कहा गया है? क्योंकि ह्यूज इन साइज, क्योंकि ये पेड़ जो है साइज में ह्यूज है। अब यहाँ पर राक्षस इसलिए नहीं कहा गया कि खा जाता है, मार देता है, प्राण निकाल लेता है किसी के, नहीं नहीं नहीं, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करता है, कंपेयर भी किया गया है उसको। तो देखो यहाँ पर ट्री को जाइंट से कंपेयर किया गया है, और जाइंट भी कहा गया है इसको। ये स्कार्फ पहनता है। अब यहाँ पर मेटाफर है, यहाँ पर मेटाफर क्या है, ये मतलब ये क्या है, स्कार्फ कौन है? क्रीपर है। ओके क्रीपर को यह स्कार्फ की तरह पहन रहा है, क्रीपर लाइक स्कार्फ, कीपर लाइक स्कार्फ, SCARF। तो यहां पर भी मेटाफर है। ओके एंड फ्लावर्स आर हंग, और
उस उन बेलों में, उन क्रीपर्स में फूल जो है हंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं इन क्रिम्सन क्लस्टर्स। और यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग है सी और सी। क्रिम्सन यानी लाल रंग के गुच्छे बने हुए हैं वहां पर। ओके, फूलों के लाल रंग के क्या है, गुच्छे बने हुए हैं, फूलों के लाल रंग के गुच्छे हैं, लाल रंग के गुच्छे। ओके, ऑल द बाउज अमंग, किसके बीच में ये सारे, उन सभी शाखाओं के बीच में है। ओके, ऑल द बाउज अमंग, और उनके जो बाउज हैं, बाउज मतलब होता है सॉफ्ट या डेलिकेट ब्रांचेस, सॉफ्ट ब्रांचेस के बीच में ये जो फूलों के गुच्छे बने हुए हैं, क्लस्टर्स बने हुए हैं, पुष्प गुच्छ, इसको कहते हैं पुष्प गुच्छ, लाल रंग के हैं ये। तो अब आपसे देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड वर्ड एंड बीज, यहां पर पूरे दिन कौन इकट्ठे होते हैं। यहां पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट पीछे गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाद में आ गई, और ऑल डे टाइम आ गया। वेयर ऑन, जहां पर, इस पेड़ पर, ऑल डे पूरे दिन भर, आर गैदर्ड इकट्ठे रहते हैं, बर्ड्स पक्षी, एंड बी और मक्खियां। यहां पर इमेजरी यूज हुई है, विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी तो और लाइन में ही है, क्या कहूं इसके बारे में। बर्ड भी बी आ रहा है और यहाँ पर बी आ रहा है, दोनों में बी आ रहा है, तो इसका मतलब एलिट्रेशन है। एंड ऑफ एट नाइट्स, और अक्सर रातों में, और अक्सर रातों में द गार्डन ओवरफ्लोज, ये गार्डन जो है ओवरफ्लो करता है, भर जाता है, मतलब फिल्स, रिप्लीट्स। ओके, REPLETES, रिप्लीट्स विद, ये गार्डन भर जाता है, भर जाना, रिप्लीट होता है भरना, फिल हो जाना। ओके, और विद वन स्वीट सॉन्ग, एक बड़ा प्यारा सा मधुर जो संगीत है यहाँ पर बजता रहता है। यहाँ पर क्या है, मेटाफर है, यहाँ पर मेटाफर है, यानी गार्डन का भरना मतलब क्या है, गार्डन नहीं भरता है। यहाँ पर कहने का मतलब गार्डन में कौन आता है, पक्षी गाते रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारा सा सॉन्ग गाते रहते हैं, और वो जो संगीत है वो गार्डन, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे गार्डन को ओवरफ्लो किया गया है स्वीट सॉन्ग से। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुई है, मेटाफर कैसे हुई है कि जैसे कोई भी प्लेस है, जब बड़े से अच्छे अच्छे से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं तो वो प्लेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक से बढ़ जाता है, संगीत से बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पक्षियों का जो सॉन्ग है, या जो बी का जो सॉन्ग है, म्यूजिक है, या कीड़ों की जो आवाज़ें हैं, वो एक पोइटेस के माइंड को बहुत अच्छा रिलीफ दे रही है, और वो वहाँ पर कह रही है कि वो जो ओवरफ्लो कर रहा है, म्यूजिक, म्यूजिक उसको नाम दे देती है। देखो, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक जो है कभी बंद ही नहीं होगा, ये भी हाइपरबोली है। इसका मतलब जो प्लेजर मिलता है उसको, यानी कि गार्डन नॉइज जो है गिव्स प्लेजर टू द पोइटेस। पोइटेस को इसमें बड़ा आनंद मिलता है। और ये यहाँ पर हाइपरबोली यूज करती है कि कभी ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बना इस दुनिया में जो खत्म नहीं होगा। यहाँ पर इसको खत्म करने की बात कह रही है, वो कभी खत्म नहीं होगा, म्यूजिक चलता ही रहेगा। बता दूंगा, शीफा कह रही सर जाइट वाली लाइन एक बार बता दो, बता दूंगा। संग जो गाई जाता है, ये म्यूजिक गाया जाता है डार्कलिंग के द्वारा। डार्कलिंग पक्षी होते हैं, या यो मान लो कि अंधेरे के द्वारा गाया जाता है। डार्कलिंग एक प्रकार की जो है, जो डार्कनेस में जो गाते हैं पक्षी, वो होता है, ये एक प्रकार के बर्ड्स होते हैं। बर्ड के द्वारा गाया जा रहा है, जो हमारी ट्री पर बैठा हुआ है। यहाँ पर ट्री रिप्रेजेंट करता है किसको, कैसुरिना ट्री को। ओके, वाइल मैन रिपोज, जिस समय पर इंसान रेस्ट करता है, क्योंकि इवनिंग में जो है आदमी जो है शाम को रेस्ट करता है, रिलैक्स में आता है, और वहाँ पर ये जो क्या है, पेड़ पर बैठा हुआ एक डाकलिंग है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, और ये म्यूजिक इस गार्डन में ओवरफ्लो हो चुका है, और ऐसा लगता है कि जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत अजर अमर है। अब देखना यहाँ पर कि जो ह्यूज ट्री है, बड़ा सा पेड़ है, ये क्या करता है, इस क्रीपर को, इस बेल को किसकी तरह पहन लेता है, पर्सोनिफाइड तो है ये, पहनने का काम जो इंसान करता है, कोई जायंट पहनता है क्या, या फिर कोई पेड़ पहनता है क्या, वो पहनता है इस बेल को एक किससे, किसकी तरह, मफरल की तरह। बेल को कंपेयर किया है मफरल से, और जाइंट को कंपेयर किया है कैसोरिना ट्री से। एंड फ्लावर्स आर हंग, और यहाँ पर फूल जो है लटके हुए हैं, फूल लटके हुए हैं, मतलब इस कार के ऊपर। मैंने अभी आपको एक इमेजिनेशन, एक वो बताया था ना, एक पेड़ बताया था, उसमें बताया था मैंने कि कुछ जैसे ये देखो, यहाँ पर ये कैजुरिना ट्री में ये कुछ रेड कलर के फूल उगे हुए हैं, और ये जो सांप की तरह, जो बोआ की तरह जो जा रहा है, वो कौन है, बेल है। ये जस्ट इमेजिनेशन के लिए दिया गया है यहाँ पर, है ना। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें से कैसे कैसे आएंगे। देखो, पहला अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये कहेगा कि भाई वो बेल को किससे कंपेयर करती है, तो आप कह देना कि बेल को कंपेयर करती है वो पाइथन से, है ना। फिर दूसरा, ट्री को वो किससे कंपेयर करती है, कि जाइंट से कंपेयर करती है। तीसरा, कि बेल को वो और किससे भी कंपेयर करती है, वो जाइंट के रिलेशन में वो स्कार्फ से कंपेयर करती है।
फिर आपको ये बताना है कि उसकी जो हाइट है वो कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर वो पूछे तो आपसे बता देना कि स्टार्स तक उसकी हाइट है, तारों तक उसकी हाइट है, मतलब बहुत हाइपरबोलिक रूप में कहती है वो। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि फूलों का कलर किस तरीके का है, तो आप कहेंगे सर क्रिम्सन कलर है, फूलों का कलर आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिम्सन कलर है। फिर वहां से यहाँ से पूछा जाएगा कौन कौन सी जो कि म्यूजिक का जो कारण है वो कौन कौन से हैं, या मतलब वहाँ पर जो है पूरे दिन भर कौन कौन से जीव जंतु या कौन कौन से पक्षी रहते हैं, तो आप कहेंगे सर बर्ड्स एंड बी वहाँ पर रहते हैं, पक्षी रहता है और मधुमक्खी रहती है। और रात में वहाँ गार्डन ओवरफ्लो करता है, किस चीज़ से ओवरफ्लो करता है, वाटर से या फिर म्यूजिक से या स्वीट सॉन्ग से, तो आप कहेंगे सर स्वीट सॉन्ग से। ओके, और फिर उसको वो नो क्लोज बताती है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई जो ऐसा कौन सा टाइम है जब लोग जो है रिपोज करते हैं, तो कहेंगे नाइट टाइम। यहाँ पर रिपोज जो है कौन से टाइम में बताया है, नाइट टाइम में। रात में जब लोग रिपोज कर रहे होते हैं तो ये जो गार्डन है वो म्यूजिक से भरा रहता है। मैंने कुछ इमेजिनेशन भी वहाँ पर बताई हुई थी आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्रीपर का मतलब क्रीपर का मतलब शीफा बेल होती है, बेल, लता, लता या बेल, ठीक है ना। क्रीपर का मतलब बेल होता है, कल भी मैंने बोल दिया था इसका मतलब। तो चलो अब आते हैं अपन सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा भी वही 11 लाइन का है। तो देखो, व्हेन, जब, फर्स्ट यानी पहले, मतलब सुबह, सबसे पहले। ओके, माई केसमेंट यानी मेरी खिड़की, जो खिड़की विंडो, केसमेंट होती है विंडो, जब सबसे पहले विंडो जब खुलती है, ओके, पहले में तो वो ब्यूटीफाई करती है किसको, कैजुरिना ट्री को। और अब इसमें क्या बताती है अपन पढ़ के देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले या सुबह पहले ही टाइम पर, या सबसे पहला जो काम मैं सुबह करती हूँ वो है कि मैं खिड़की को इज वाइड ओपन थ्रोन, वो मैं पूरी तरह से खोल देती हूँ, किसकी तरफ, इस पेड़ की तरफ, ठीक है ना। हाँ चलो, महेंद्र कुमार मीना कह रहे सर उदयपुर से। अच्छा, आप कहाँ कहाँ से हो एक बार ये बताइए जरा, सभी अपनी अपनी लोकेशन सेंड करो, विराम मीना जी आप भी करो, सभी लोग अपनी अपनी एक बार लोकेशन सेंड करो, एक बार पता तो लगे कि हमें कहाँ कहाँ से हम क्लास ले रहे हैं। चलो देखो, एट डान, सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, मतलब ये अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं अपनी खिड़की को उस पेड़ की तरफ खोलती हूँ, मतलब उस गार्डन की तरफ खोलती हूँ, है ना। माई आईज डिलाइटेड, मेरी आंखों में आनंद छा जाता है। ऑन इट्स रेस्ट, ऑन यानी पर, इट मानी इस पर, रेस्ट मानी आराम करके, रिलैक्स होकर के, मेरी नजरें इसको रिलैक्स, मतलब इसको देख करके, इस पर रिलैक्स्ड होकर के क्या हो जाती है, डिलाइटेड हो जाती है। कोटा से है, जयपुर से, प्रतापगढ़ है, मोनिका जयपुर से हैं, भरतपुर से भी हैं, हनुमानगढ़ से हैं, लालसोट दौसा, दीपक मीना जी हैं, नेहा वर्मा जयपुर से हैं, और धर्मराज कटारिया जी रिंगस से हैं, बहुत बढ़िया, रिंगस सीकर, खाटू श्याम जी। मोना जी कह रहे हैं कोटा सुल्तानपुर से हैं, ओके, छबड़ा डिस्ट्रिक्ट 12 से हैं। अनिल कुमार कह रहे हैं सर मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान 33 प्रतापगढ़ धारियावाड़, ओके, बहुत बढ़िया। राजगढ़ चूरू से है, सर मैं टोंक के पास वाले गांव से हूँ, बहुत बढ़िया। और ये झारेडा हिंडौन सिटी, मधुमीना जी। सुरेंद्र कुमार जो है झुंझुनू से हैं, मोनिका मीना जयपुर से हैं, बता ही दिया। पायल जो है वो प्रतापगढ़ से हैं, पद्मा कुमावत ये भी प्रतापगढ़ से हैं, करौली से बीराम मीना जी हैं, और आमना खान जो हैं, आमना खान वो हनुमानगढ़ से हैं, ठीक है। जीत जी नमस्ते, आप कहाँ से हैं, आप तो शायद जयपुर से ही हैं, है ना, टोंक से हैं, चलो ओके। और भी आज कम जुड़े हैं बच्चे, ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। मैं कह रहा था कि वो कह रही है कि मेरी आंखें सबसे पहले आनंदित हो जाती है, तो डिलाइट, जैसे आंखों को पर्सोनिफाइड नहीं किया गया है ना, किया गया ना, क्योंकि आंखों को आनंद मिलता है तो आंखें खुद थोड़ी डिलाइटेड होती है, वो खुद डिलाइटेड हो जाती है, नजरें रिलैक्स करती हैं, ओके। ऑन इट रेस्ट, और ऑन इट मतलब यहाँ पर इट किसके लिए आया, कैजुरिना ट्री पर। मेरी जब नजरें कैजुरिना ट्री पर टिकती हैं, जैसी मेरी नजरें कैजुरिना ट्री पर टिकती हैं तो मेरी आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत आराम, बहुत चैन मिल जाता है, ठीक है ना। नेहा भट्ट जी ने तो कह दिया सर आउट ऑफ राजस्थान से है। नेहा भट्ट आप कहाँ से हैं, भरतपुर कह रहे हैं, भरतपुर से निक्की जी है, शीफा जी 12 से हैं, ओके। आउट ऑफ राजस्थान कहाँ से, आउट ऑफ राजस्थान भी कोई जगह होती है। दर्शन वैसला जी को तो हम अच्छे से जानते हैं, और मधुमीना जी पर्सोनिफाइड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया विराम जी। ट्री, ट्री यहाँ पर है, कैजुरिना ट्री, ओके। वो कह रहे कि मेरी जो नजरें हैं ना वो कैजुरिना ट्री पर रिलैक्स हो जाती हैं, समटाइम्स, कभी कभी तो
एंड मोस्ट इन विंटर। और यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये क्वेश्चन बनेगा कि सर्दियों के मौसम में ऑन इट्स क्रेस्ट अधिकांशतः या कभी कभी तो सर्दियों के अधिकांश सर्दियों में क्या है, सर्दियों में अधिकांश दिनों में ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट मानी होती है इसकी जो जेनिथ होती है, इसकी जो शिखर होती है, इसकी जो चोटी होती है। पुणे से देख रही हूँ, बहुत बढ़िया नेहा, आप पुणे से हो नहीं, आप राजस्थान से हो, लेकिन पुणे से देख रही हैं, ऐसा। क्रेस्ट मानी होती है जेनिथ, तो इसकी जो जेनिथ है ना, इसकी जो शिखर है, इसकी जो चोटी है ना, इस पर एक ग्रे कलर का बबून यानी मंकी, एक ग्रे कलर का मंकी जैसा जानवर होता है। बबून और मंकी में डिफरेंस है। ओके, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बबून एक मंकी जैसा होता है, बट दैट्स नॉट लाइक मंकी। ओके, मतलब दैट्स नॉट मंकी, मंकी नहीं है, मंकी अलग होता है, बबून अलग होता है। तो सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, वो अकेला बैठा रहता है स्टैचू की तरह, ठीक है ना। तो स्टैचू की तरह बिल्कुल अकेला बैठा रहता है। पहले आया था बर्ड्स और बी का नाम आया था, ठीक है ना, हाँ, बर्ड और बी का नाम आया था। बर्ड यानी होता है पक्षी, बी यानी मक्खी, मधुमक्खी, और अब यहाँ पर बबून का नाम आ रहा है, और वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है स्टैचू की तरह, लाइक अलोन, मानो कि अकेला हो, वॉचिंग, और देख रहा है द सनराइज, सूर्योदय को। अब देखना यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने, पहला बना विंटर, दूसरा बना बबून, तीसरा बना क्या देखता है वो वहां से, सूर्य के उदय होने को देखता है। क्वेश्चन, वाइल ऑन लोअर बाउज, बाउज होती हैं सॉफ्ट ब्रांचेस, जबकि उसकी नीचे की नरम ब्रांचों पर, या ब्रांचेज ही कह दो इसका, कि जो नीचे की जो ब्रांचेज होती है, ऊपर ही ऊपर तो कौन बैठा हुआ है, मदर बबून, मदर बबून बैठी हुई है, और वो उनको देख रही है, और वहां पर सूर्योदय को भी देख रही है, वो सूर्योदय को मेन उसको देख रही है वो। और जो उन ब्रांचेज है, जो नीचे वाली ब्रांचेज है ना, उसका जो प्यूनी यानी होता है छोटा, पुनी यानी छोटा, छोटे छोटे, लिटिल, ओके, ऑफ स्प्रिंग यानी होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, ऑफ स्प्रिंग नवजात, उनके जो छोटे छोटे नवजात हैं, लीप उछल कूद करते हैं, अबाउट एंड प्ले इधर उधर और खेलते हैं, एंड फार एंड नियर कोकिलाज। अब यहां पर कौन से पक्षी का नाम लिया है, आसपास, कोकिलाज। कोकिला जो है, कोकिला भी एक कोयल है। हेल द डे, हेल मानी वो वेलकम करती है, द डे यानी किसका, दिन का। तो यहाँ पर कोकिला को भी पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो वेलकम करती है, किसका, जैसे वेलकम करने का काम तो इंसान का होता है, एनिमल को ह्यूमन ट्रेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफाइड है, और वो दिन का वेलकम करती है, मतलब दिन का स्वागत करती है। सूर्योदय के समय पर कोकिला अपनी मधुर आवाज से वहां पर अपनी कूका या कोई साउंड निकालती है। तो सर मैंने बीए, अच्छा जो भी है, इंटीग्रेटेड किया है, और 3 साल तक हमने ये सारी पोम ड्रामा फिक्शन पढ़े हैं। बहुत बढ़िया, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सबने पढ़ा है ना, ये तो बहुत अच्छी सी फॉर्म है सर। पर ग्रेजुएशन की 3 सालों में हमने मालगुडी डेज नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा ही रहा था मालगुडी डेज। आपकी 3-4 स्टोरीज रह रही हैं, वो आज भी रिकॉर्ड की है मैंने, कल भी रिकॉर्ड करूंगा। आज आधी रिकॉर्ड करी, कल मैं पूरी रिकॉर्ड करके उसको दोनों को मिला करके कल आप लोगों को ऐप पर डाल दूंगा एक स्टोरी, ठीक है ना। आगे देखना, एंड टू दियर पास्चर्स, और टू दियर पास्चर्स यानी अपने चारागाहों की ओर, चारागाह मीडोज की ओर, अपने अपने चारागाहों की ओर। वेंड, वेंड यानी होता है निकल पड़ना, जाना, गुजरना, ओके। आवर यानी हमारी, स्लीपी यानी होता है सुस्त, स्लगिश, सुस्त सी काउस, गाय जा रही है, हमारी सुस्त सी गाय जो है वहां पर जा रही है, कहाँ, पानी पीने जा रही होंगी। अब देखना, एंड इन द शेडो, मतलब चारा चढ़ने जा रही है ना, वो पास्चर में जा रही है, मीडोज में जा रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो काउज का नाम लिया उसने, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो एनिमल्स में तो यहाँ पर 2 ही जो जानवर है, एक तो वो हो गया बबून्स और एक काउज। और पक्षियों में यहाँ पर कोकिला का नाम लिया गया है। आज से पूछेगा कोकिला या फिर पैरेट, ये ऐसे ऐसे पूछ लेता है वो, ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट में से यही चीजें पूछता है वो, कि बच्चे पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। हाँ, एंड इन द शेडो, और छाया में, छाया में, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, जो ब्रॉड यानी बड़े से जो टैंक है ना, उस पर कास्ट पड़ता था, बाय दैट होअर ट्री, किसकी किसकी, मतलब वो जो होअर ट्री था ना, सफेद सा पेड़। जैसे सर्दियों में क्या हो जाता है, ये पेड़ सफेद सा पड़ जाता है क्योंकि आइस गिरती है इस पर, तो ये जो व्हाइट पड़ जाता है, ये पेड़ कैसा पड़ जाता है, व्हाइट। इसमें जो व्हाइट ट्री है, ये सफेद सा जो पेड़ है, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैजुरिना के बारे में, कैजुरिना के बारे में बात की जा रही है कि जो कैजुरिना ट्री है ना, वो क्या हो जाता है, सफेद सा, उसके किनारे पर एक बड़ा सा क्या है, वहां पर टैंक है, उस पर उसकी छाया पड़ती है, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट। और वहीं पर सुंदर से और विशाल से पानी के जो है लिलीज वहां पर क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग कर रहे हैं, स्प्रिंग मानी ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा विजुअल इमेजरी का यूज किया है, तो वो ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं मानो कि, लाइक मानो कि स्नो एंड मास्ट, मानो कि वहां पर बर्फ स्टोर्ड है,
एनमास मतलब स्नोफॉल हुआ है और वहां पर एकत्रित है, एनमास्ड मानी एकत्रित है, स्टोर्ड है, और लाइक यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। अब एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे वेलकम, कभी भी कोकिला को वेलकम सॉन्ग गाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, बबून्स का यहाँ पर जिक्र हुआ है, यहाँ पर जो सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग, ठीक है ना, बड़े सुंदर और बड़े विशाल पानी के जो मतलब विशाल बड़े बड़े मतलब सुंदर जो है वाटर लिलीज वहाँ पर स्प्रिंग कर रहे हैं, खिल रहे हैं, और होअर ट्री को वहाँ पर होअर कलर दिया है, उसने व्हाइट कलर दिया है, ठीक है ना, और ग्रे कलर किसका है, बबून का कलर ग्रे है, और व्हाइट कलर या होअर कलर किसका है, ट्री का है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें स्टैचू, ओके, तो सिट्स स्टैचू लाइक, यहाँ पर भी सिमिली का यूज किया गया है क्योंकि वो जो बबून है वो एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ है, ठीक है ना। सिमिली का जो यूज किया गया है यहाँ पर भी किया गया है ना। हाँ, विजुअल इमेजरी तो कई जगहों पर है, इसमें विजुअल इमेजरी ये पूरा चित्र बन गया ना इसका। देखो वाटर लिलीज, बड़े बड़े वाटर लिलीज वहां पर खिले हुए हैं। देखो इस इमेज से आपको सब याद रहेगा, बड़ा बबून, कोकिला, मंकी, जो मंकी के जो कब्ज हैं, बच्चे हैं, या फिर मंकी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया, उनके ऑफ स्प्रिंग्स, और यहाँ पर ये गायों को जाते हुए, सुस्त गायों को देख रहे हो, वाटर लिलीज देख रहे हो, पेड़ की छाया वाटर लिली में या वाटर में पड़ रही है, वाटर के पॉन्ड में पड़ रही है। अब देखना यहाँ पर, अब आगे चलते हैं अगले में, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। अब वो कह रही है, थोड़ा सा व्यंग कर रही है उस पर, ठीक है ना। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, अच्छा तेज बोलना है क्या, देखना शायद माइक नीचे था। अब देखना यहाँ पर कि जो बट, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ, लेकिन किस कारण से नहीं, इस मैग्निफिसेंस, इसकी भव्यता के कारण से नहीं। किसकी भव्यता, इस पेड़ की भव्यता की वजह से नहीं, इस पेड़ की एलिगेंस की वजह से नहीं कि पेड़ इतना भव्य, इतना शानदार है, इसकी वजह से नहीं। डियर, ये प्रिय है, इज द कैजुरिनर टू माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। भाई इसकी भव्यता की वजह से ये मेरी आत्मा के लिए क्या नहीं है, प्रिय नहीं है। डियर इज द कैजुरिनर टू माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। तो यहां पर सोल रिप्रेजेंट करता है खुद को, हर सेल्फ यानी तोरुदत्त को, ये तोरुदत्त को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों को दिखेगा सिनकडकी, क्या दिखेगी, सिनकडकी, क्यों सर, क्योंकि आत्मा से यहां पर किसको दिखाया गया है, सोल से दिखाया गया है यहाँ पर तोरुदत्त को, हर सेल्फ, खुद ही तोरुदत्त को दिखाया गया है। तो सिनकडकी का भी यूज किया गया है सर। मेथड कोर्स में जरूर डालना चाहिए, रिकॉर्डेड ही डाल देना सर, अलवर से राकेश स्टूडेंट, बिल्कुल डाल देंगे, मेथड भी डाल देंगे। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ओवरबर्डन के साथ पढ़ा रहा हूँ। एज यू लाइक इट जो ग्रेड फर्स्ट में है उसको भी मैंने आज दिन भर पढ़ाया। मैं कहीं होली कुछ नहीं खेला, मैं घर से या स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकला, नोट्स बनाए इधर से उधर, बस लगा रहा। आज तो मैंने बस यही किया है, आज कंप्लीट तैयार किया, उधर से उनका भी ग्रेड फर्स्ट का भी जो है बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है, आपको पता पूरा ही चेंज हुआ है, थोड़ा सा ही बचा है। और मेनली बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी पड़ी हैं और टाइम लगता है इनको बनाने में, है ना, डिजाइन करने में, ड्राफ्ट करने में। तुम्हारा भी चल रहा है, तुम्हारा उनसे 1 महीने पहले एग्जाम है, ठीक है ना, उनका अपन का जून में एग्जाम लग जाएगा, अपन का जुलाई में लगेगा, तो अपन को 1 महीना मिलेगा एक्स्ट्रा अपन की रिवीजन के लिए। आगे देखना, और सिलेबस तो अपन अप्रैल में 15 अप्रैल तक पूरा कर देंगे, दोनों ही एग्जाम्स का, ग्रेड फर्स्ट का चाहे ग्रेड सेकंड का। तो लगभग 2 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर रिवीजन के लिए अपन चलेंगे। तो देखना यहाँ पर कि बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, लेकिन अपनी भव्यता की वजह से ही नहीं। डियर, ये प्रिय है, कौन, कैजुरेना, मेरी आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए। बीनीथ इट, इसके नीचे, ये क्यों है, अब इसका रीजन बता रही है वो कि हमारे लिए इतना प्रिय क्यों है, कैजुरेना के लिए मैं इतना संगीत क्यों लिख रही हूं। इट वी हैव प्लेड, वी कौन, वी सिबलिंग्स, हम भाई बहन, सिबलिंग्स कौन कौन बताओ, कौन कौन है, नाम बताओ, तीनों के नाम बताओ। हम भाई बहन खेले हैं, कौन कौन, अरु, अब्जू और तोरू, ये तीनों खेले हैं, ओके, और तीनों ही मर गए, तीनों ही नहीं रहे, माँ बाप के बताओ कैसे, टीबी, तीनों ही बीमारियों से मर गए। अब देखना वो कह रहे हैं कि बीनीथ इट, इसके नीचे हम खेले हैं, दो हालांकि ईयर्स में रोल, हालांकि वर्ष निकल गए हैं, समय निकल गया है, ओ स्वीट कंपेनियंस। अब वो थोड़ा अपोस्ट्रोफी का यूज करती है, और अपोस्ट्रोफी का यूज करके और वो उनको याद करती है अपने भाई बहनों को, APOS अपोस्ट्रोफी का यूज करके वो अपने भाई बहनों को याद करती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे कंपेनियंस हो, मेरे प्यारे सिबलिंग्स, मेरे प्यारे भाई बहन, ओके, प्यारे भाई बहन, लव्ड विद लव इंटेंस, मैं तुम्हें प्यार करती थी गहन प्यार के साथ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत डीप लव था। रेपिटेशन का यूज किया गया है यहाँ पर, लव को वर्ब बनाया गया है, लव को नाउन बनाया गया, और इंटेंस मानी होता है डीप,
मैं बहुत प्यार करती थी, तो मैं अथाह प्यार करती थी। और मेरे इस प्यार की वजह से मेरे इस प्यार की वजह से जो मैं तुम्हारे साथ रखती थी, और हमने अपना जो बचपन है वो इस कैजुरिना ट्री के नीचे निकाला, इसी वजह से ये कैजुरिना ट्री मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ है। फॉर योर सेक्स, तुम्हारी ही खातिर, तुम्हारी ही खातिर, शैल द ट्री बी एवर डियर, ये पेड़ अगर ना कभी मेरे लिए अगर प्रिय है तो वो तुम्हारे ही खातिर है। ये लाइन याद रखना कि वो पेड़ क्यों प्रिय है उसके लिए। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो आप ये आंसर बताना कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर अरु, अब्जू और तोरू ने, यानी तीनों भाई बहनों ने अपना गोल्डन टाइम निकाला था या अपना बचपन निकाला था, दैट इज गोल्डन टाइम, दैट इज स्प्रिंग टाइम, वो उन्होंने इसमें निकाला था, इसीलिए वो इसके लिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है। ब्लेंट, ये पेड़ मिश्रित है विद योर इमेजेस, तुम्हारी चित्रों के साथ। इमेजेस मतलब यहाँ पर जो मेटोनिमी यूज किया गया है, मेटोनिमी मतलब तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी यादें, कि तुम्हारा जो चित्रांकन होता है, तुम्हारी जो यादें होती हैं, वो उन यादों से ही मिक्स है। मतलब मैं इस पेड़ को देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। इट शैल अराइज, ये उठाएगा इन मेमोरी, मेरी याद में, मेरी याद में ये पेड़ जो है तुम्हारी यादें, तुम्हारी इमेज बना देता है, तुम्हारी तस्वीरें बना देता है। ओके, और मिश्रित करके, बिल्कुल जिसमें हम एक साथ रहे थे, और पूरा फ्लैशबैक हमको याद दिलाता है इस पेड़ के नीचे जो हमने अपना समय निकाला था उससे। पद्मा कुमावत कह रहे हैं, सर जी मैंने आपसे रीट में 15 दिन इंग्लिश पढ़ी थी यूट्यूब पर, बहुत से कंस्ट्रेंशन से, और मैंने 30 राइट किए। बहुत बढ़िया, 30 on 30 राइट किए। अब देखो 15 दिन पढ़ करके आप अगर 30 on 30 प्राप्त कर रहे हैं, तो ये मेरा नहीं बल्कि आप ही का कमाल है, और ये आप ही की मेहनत से ऐसा हो पाया। तोरू के ब्रदर सिस्टर तोरू से पहले मर गए थे क्या? हाँ, तोरू से पहले मर गए थे। शिफा, आप वीडियो देखना, मैंने तोरू दत्त वाली वीडियो डाल दी है आपको, वो देख लेना। मनीष सर इंग्लिश वाले ऐप पर नहीं डली है, वो पुरानी एक इंट्रो वाली वीडियो, लेकिन कॉस्मोस वाले पे डल गई है। मनीष सर इंग्लिश वाले पे परसों डल जाएगी सुबह। देखो, ब्लैंक विद योर इमेजेस, तुम्हारी मतलब तुम्हारी इमेजेस के साथ मिश्रित होकर के, इट शैल अराइज इन मेमोरी, ये मेरी याद में आ जाता है, टिल द हॉट टीयर्स, और मुझे तब तक याद आते रहती हैं सारी चीजें जब तक कि गरम गरम आंसू, यहाँ पर आंसुओं को वो हॉट कहती है। हॉट कहती है मतलब होता है पेनफुल टीयर्स कह सकते हैं। ऐसे आंसू, एक तो होते खुशी के आंसू और एक होता है दुख और यातना के आंसू। तो यहाँ पर ये जो एक्टिंग टीयर्स हैं, यहाँ पर दर्द के आंसू है, ये जो दर्द के आंसू है वो यहाँ पर क्या करते हैं, उसके आने लगते हैं। ब्लाइंड माइंड आईज, ये आंसू मेरी आंखों को अंधा कर देते हैं, मतलब धुंधला कर देते हैं। धुंधला करना, धुंधला करना। अब यहाँ पर ये जो यूज किया गया है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है, इसमें भाव दिखाया गया है, दुख का, डीप सॉरो है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर से आंसू आ जाते हैं उसके, और एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पर कहने का मतलब डीप सॉरो दिखाया गया है, गहरा दुख अपने भाई बहनों को खो देने का और उन्हें पुनः याद करने का। और यहाँ पर ब्लाइंड कर देना यानी कि अंधा बना देना, यहाँ पर मेटाफर किया गया है यूज कि धुंधला बना देना है। इसका मतलब अंधा बनाने का मतलब होता है धुंधला बना देना, मतलब कि मेरी आंखें जो है धुंधली कर दी। आंसू से क्या होता है, आंसू भर जाते हैं ना आंखों में, तो धुंधले हो जाते हैं, क्या हमारा जो विजन धुंधला हो जाता है। व्हाट इज द डर्ज, ये क्या शोक गीत है, ये कैसा शोक गीत है। लाइक मरमर दैट आई हियर, जो कि एक बड़बड़ाहट की तरह गाया जा रहा है, बहुत धीमे धीमे मैं सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ कि इस पेड़ पर जो म्यूजिक बज रहा है वो एक मरमर की तरह है, एक बड़बड़ाहट की तरह है। वो म्यूजिक पक्षियों के गीत का है, वो पत्तियों की सरसराहट का है। ये मरमर यहाँ पर ओनोमेटोपिया को रिप्रेजेंट करता है, ओनोमेटोपिया। ठीक है ना। और लाइक यहाँ पर डर्ज लाइक मतलब यहाँ पर सिमिली भी है। वो कह रहा है शोक गीत जैसा, सिमिली, डर्ज होता है शोक गीत, शोक गीत। कि ये जो पेड़ है ना, जो अपनी आवाजें निकाल रहा है या डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाजें जो कर रहा है, वो मेरे लिए शोक गीत की तरह सुनाई दे रहा है। दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग, और जो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये जो डर्ज मेरे कानों में जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है, लाइक यहाँ पर फिर से सिमिली है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि द सी यानी समुद्र, ब्रेकिंग यानी टकरा रहा हो ऑन अ सिंगल बीच। सिंगल होता है कंकड़ीले, कंकड़ीला, कंकरीला जो कंकड़ों से युक्त, कंकरीले बीच यानी तट पर, है ना, कंकरीले तट पर। यहाँ पर इमेज बनाती है वो कि जैसे समुद्र जो है, ऐसा लग रहा है समुद्र जब जैसे कंकरीले तट पर टकराता है तो किस तरीके की क्लैश आती है, किस तरह की टकराहट,
या एक भयानक प्रकार का साउंड आता है, ठीक है ना, ब्रेक 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 का साउंड आता है, तोड़ने का सा साउंड आता है, ठीक उसी प्रकार से ये डर जब मेरे कानों में सुनाई दे रहा है तो मेरा हृदय बिल्कुल टूट रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इट इज द ट्रीज लेमेंट, ये पेड़ का विलाप है। अब यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है ट्री को, तो पर्सोनिफाइड तो पूरी फॉर्म में ही है, तो ये पेड़ का विलाप है। ओके, अब ये पेड़ विलाप कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसने भी मेरे साथ साथ अपने अजीजों को खोया है, बहुत सारे अजीजों को। न जाने इस पेड़ ने कितनी सारी चीजें विटनेस की होगी, न जाने कितने सारे लोगों को विटनेस किया होगा जो समय के हिसाब से या समय के आगोश में मारे गए। मुझे जिस तरीके से मेरे भाई बहन याद आ रहे हैं, इस तरीके से इस पेड़ के नीचे न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो समाप्त हुई होंगी या मौत का ग्रास बनी होंगी, उन सभी को ये याद करता है। तो इट इज द ट्रीज लैमेंट, ये पेड़ का विलाप है, ये वेलिंग है, उसका रुदन है, उसका रोना है। ओके, एंड एक एयरी, एक भयानक स्पीच है, एक हॉरिबल भाषण, स्पीच लैंग्वेज, एक भयानक सी लैंग्वेज है। ओके, दैट हैप्पली, जो शायद टू द अननोन लैंड में रीच, जो शायद कहां तक पहुंच रही है, ये आवाज, ये विलाप कहां तक पहुंच रहा है, अननोन लैंड तक। अननोन लैंड यहां पर रिप्रेजेंट करता है जिसको अपन अननोन किंगडम कहते हैं, उसे अपन कहते हैं ओके लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, वो जीवन जो मौत के बाद देखने को मिलता है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसको कहते हैं अननोन लैंड। ओके, कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, स्वर्ग या नर्क। ओके, वहां तक शायद, शायद हैप्पली का मतलब होता है शायद, परहैप्स, कि ये जो म्यूजिक है, जो ये लेमेंट का म्यूजिक आ रहा है या लेमेंट जो सुनाई दे रहा है, वो शायद ये एक जो परलोक है वो वहां पर जा रहा है, वहां पर पहुंच रहा है। कहने का मतलब कि मेरा भी विलाप और इस पेड़ का भी विलाप वो सीधा परलोक तक पहुंच रहा है, वो ऐसी दुनिया में पहुंच रहा है जो आफ्टर लाइफ है। आफ्टर लाइफ है मतलब जीवन के बाद की जो दुनिया है उसके उस तक वो पहुंच रहा है, वो अननोन है, किसी के लिए किसी को नहीं पता। तो इसका म्यूजिक और ये जो हॉरिबल स्पीच है जो मैंने ये अभी बोला है, भयानक डरावना सा ये संगीत, ये जो ये शब्द जो मैंने बोले हैं, ये शब्द शायद अननोन वर्ल्ड तक जा रहे हैं, अननोन दुनिया तक जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, फॉर्म बस समरी पढ़ी है और पहली बार टेक्स्ट पढ़ रहे हैं गुरुजी पद्म कुमावत जी, सही है। ओके, अब देखना यहाँ पर कि वो कह क्या रहा है, ये आप देख लेना कहना क्या चाह रही है। वो ये कह रही है कि इसकी भव्यता की वजह से मेरी आत्मा इसको याद नहीं रखती, बल्कि इसलिए रखती है कि मैंने अपने भाई बहनों के साथ प्यारी यादें मैंने यहाँ बिताई हैं, और ये पेड़ इसीलिए मेरे लिए हमेशा अजर अमर रहेगा। और इसकी इमेजेज जो हैं, मेरे भाई बहनों की जो इमेजेज हैं, यादें हैं, उनसे मिली हुई हैं, और मेरी आंखें बिल्कुल इमोशनल हो चुकी है इन सारी चीज़ों को याद करके, धुंधली पड़ चुकी है। और वो शोक गीत मुझे सुनाई दे रहा है बड़बड़ाहट के रूप में, जो कि समुद्र, ऐसा लग रहा है जैसे कि समुद्र की लहरें बार बार टकरा रही हो। जैसे ये समुद्र की लहर का टकराने का मतलब होता है डीप इंटेंस या इंटेंस शोरो, कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो वो जो लिखी थी ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किसने लिखी थी बताओ? टॉमस ग्रे ने लिखी थी या टेनिसन ने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी, बताओ? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो जो पॉम है वो पॉम क्या करती है, हृदय के टूटने को दिखाती है। मतलब जो समुद्र की लहरें हैं ना, वो पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, ये पेड़ की जो विलाप है, एक ईयरी स्पीच, एक बहुत ही डरावना सा स्पीच जो पेड़ से निकल रहा है, जो साउंड पेड़ से निकल रहा है, वो शायद अननोन लैंड तक जा रहा है और शायद वहीं तक पहुंच रहा है। अब आगे देखना, ये रहा देखो, यहाँ पर अपन ने बचपन निकाला है इन्होंने। अब आगे देखना, अननोन, ये अनजान है, यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, ये दुनिया जो है, मतलब जो परलोक है जहां पर मेरे भाई बहन गए हैं। ओके, जो हेवन है या हेल है नहीं पता, हेवन या हेल वो नहीं पता क्या है, वो परलोक जो है, ओके, जो परलोक है जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ, टू द आई ऑफ फेथ, वो किससे पता है मुझे? मेरी विश्वास की आंखों से। कि विश्वास की आंखें, यहां पर विश्वास में कहाँ आंखें होती हैं? यहां पर मेटाफर है सर, कैसे? विश्वास की आंखों से मतलब यहां पर केवल विश्वास की आंखें नहीं है, यहां पर आंखों की जगह आंखें। विश्वास की आंखों से मतलब यहां पर विश्वास की आंखें नहीं है, मेटाफर है। यहां पर वो ये कहना चाहती है कि जो विश्वास है ना, मतलब फेथ जो है, वो उसकी वजह से, मतलब उसको आस्था है, उसे पता है कि जीवन में मरने के बाद भी एक ऐसी दुनिया होती है जहां पर आत्माएं पहुंचती है। मतलब उसका विश्वास है ये, कि मैं विश्वास की नजरों से, मेरे विश्वास के विजन से, मेरे विश्वास से मैं ये कह सकती हूं कि जो अननोन वर्ल्ड है, जो अनजान दुनिया है, वो भी मेरे लिए वेल नोन है। अरे अननोन यट वेल नोन, अब यहाँ पर ये एंटीथेसिस का प्रयोग किया है कि वो अननोन है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे विश्वास की आंखों के लिए वो क्या है? वेल नोन है। अरे आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, ये एलिट्रेशन आ रहा है,
आई हैव हियर्ड दैट वेल, मैंने सुनी है वो विलाप, फार फार अवे, बहुत दूर दूर तक। मैंने वो विलाप, मतलब मैं जब वहाँ चली गई थी, कहाँ, फ्रांस चली गई थी, फ्रांस आने के बाद मैंने वहाँ तक भी इस कैजुरिना ट्री के विलाप सुने हैं। कहते हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी एक पोइम थी, और उस पोइम में, हाँ हो जाएगा महेंद्र कुमार मीना, आप है ना लिटरेचर को कवर अप करना शुरू करो, 2-2 3-3 घंटे करो, और कॉल कर लेना मुझे, है ना, गाइडेंस वाली वीडियो में होगा कॉल नंबर, तो आप उस पर कॉल कर लेना। आप सुनो आप मेरी बात। तो वो यूँ कहना चाह रही है कि जब मैं फ्रांस गई थी तो फ्रांस में भी मुझे यादें आई थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आपने एक पोम पढ़ी होगी, टिंटन एबे, ओके, और वो टिंटन एबे में कहते हैं कि वाई नदी के किनारे पर मैं जब 5 साल पहले आया था, ओके, तो 5 साल पहले आया था और अब आ रहा हूँ, 1793 में आया था और अब 1798 में आ रहा हूँ, तो मुझे इन 5 साल में बहुत कुछ अंतर नजर आया। लेकिन ये कि मैं जब वहाँ था इससे दूर, मैं भी फ्रांस में ही था, तो क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का इफेक्ट जो है इन पर पड़ता है, किस पर, इन पर, ये जो अपनी तोरू दत्त है इन पर भी पड़ता है, वर्ड्सवर्थ का इफेक्ट बहुत अच्छे से पड़ता है। वो 1798 में लिखी, और इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने कब लिखी थी, तो इनके बारे में मैंने जिक्र किया है आपको, है ना, किया ना। तो अब देखना, बताना है कि ये पोम कब लिखी गई थी, मुझे बताना। कैजुरिना ट्री जो है वो एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में पब्लिश हुई थी। तो आप मुझे बताओ ये कब पब्लिश हुई थी, एक बार बताओ। तो मैं कह रहा था वो टिंटन एबे में, वो वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि मैं 5 साल बाद आया हूँ, तो वो मैं जब फ्रांस में था तो इस वाई लेक की जो यादें हैं वो मेरे दिमाग में तब भी समाई हुई थी। तो ठीक उसी प्रकार से ये कह रही है कि जब मैं दूर चली गई थी, जब मैं फ्रांस चली गई थी, तो ऐसा नहीं था कि ये पेड़ मुझे सुनाई नहीं देता है, ये पेड़ की विलाप मुझे तब भी सुनाई देता था, इसका विलाप, इसकी वेलिंग, उसका रोना मुझे तब भी सुनाई देता था। इन डिस्टेंट लैंड्स, यहाँ पर डिस्टेंट लैंड्स है फ्रांस और इटली के, फ्रांस के और इटली के, फ्रांस और इटली, या फ्रांस और इंग्लैंड कह दो, फ्रांस भी गई थी वो, इंग्लैंड भी गई थी, तो फ्रांस और इंग्लैंड के जो डिस्टेंट लैंड्स थे वहां पर भी मुझे सुनाई दिए, बाई मैनी अ शेल्टर्ड बे, जब मैं कई सारी छायादार घाटियों पर वहां पर रुका करती थी। 1876 में लिखी गई, 76-77, और 1882 में पब्लिश हुई, सही है, 1882 में पब्लिश हुई थी। तो कितने साल बाद, लगभग 70-80 साल बाद। तो उनको पूरा याद है कि क्या वाकया वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ था, और वर्ड्सवर्थ से तो बहुत प्रभावित थी ये, को कीट्स भी कहा जाता था, तो मैंने आपको बताया भी था इनको। तो भाई मैनी अ शेल्टर्ड बे में कई सारी, जो शेल्टर्ड मानी छायादार, बे यानी घाटियां जिन पर सिटी की छाया आती है, छायादार घाटियों के पास में खड़ी रहती थी, घाटियां कह दो या फिर खाइयां कह दो, गल्फ यानी खाई होती है ना, तो मैं वहां पर क्या होती थी, खड़ी रहती थी। When slumbered in his cave, जब slumbered यानी गहरी नींद में, कौन, मतलब जब दुनिया पूरी तरह से सो जाती है, slumbered यानी गहरी नींद में, ओके, गहरी नींद में होना, गहरी नींद में, कौन था, गहरी नींद में, इन हिज केव, अपनी गुफा में, द वाटर रैथ, वो पानी वाला जो पिशाच है वो बैठा रहता, पानी का जिंद, पानी का प्रेत, पानी प्रेत, पानी जल प्रेत, जल प्रेत कह दो, पानी का जगह कहने की जगह जल प्रेत कहो। तो जलप्रेत यहाँ पर एक भयानक सीन या गौथिक टिंज लेकर के आती है। वो यहाँ पर कहती है कि जब रात का जो प्रेत होता है जो सबको डराने का काम करता है, उस समय पर वो गौथिक प्रेत भी, मतलब वो वाटर प्रेत भी जब समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था। यहाँ पर इमेजरी और प्लस पर्सोनिफिकेशन, सोने का काम किसी आत्मा से, किसी प्रेत आत्मा से, तो पर्सोनिफाइड। तो कह रहे कि वहां पर वो जो है वो सोया हुआ था, एंड द वेव्स जेंटली किस्ड, और जो लहरें थी वो किस कर रही थी धीरे 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 से। तो देखो वेव्स को किस करता हुआ बताया गया है, फिर से पर्सोनिफाइड किया गया है। जो वेव्स थी वो किस कर रही थी, द क्लासिक शोर को, क्लासिक शोर मानी होता है यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर यहाँ पर ये कंपेयर करते हैं उस शोर को, ओके, द शोर्स ऑफ ग्रीक एंड इटली, ग्रीस एंड इटली। और इनको क्लासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रोमन आर्ट का प्रतीक है, ओके, यहाँ पर इटली जो है आर्ट का प्रतीक है, इसलिए इसको कहते थे। तो वो कह रहे हैं कि और जो लहरें थी वो वहां पर क्लासिक शोर को किस कर रही थी, मतलब उस समय पर शांति थी सब जगह, यहाँ तक कि जो जल राक्षस था, जल राक्षस, जलप्रेत जिसे कहते हैं, जिसमें उथल पुथल आती है, समुद्र तक वहां पर शांति से लेटा हुआ था, सो रहा था अपनी कब्र में, अपनी गुफा में, और जो केवल जो लहरें थी वो बार बार किनारे पर टकरा रही थी, और फ्रांस और इटली, किसके, फ्रांस और इटली के। तो आप जो क्लासिक जो शोर है, जिन जिन के नाम आए वो नाम याद रख लेना, फ्रांस और इटली के शोर पर वो टकरा रही थी। बीनीथ द मून, चांद के प्रकाश के नीचे,
चांद का जो रोशनी थी वो वहां पर आ रही थी। वैन अर्थ ले, जब पृथ्वी पड़ी हुई थी, ले यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया पृथ्वी को, कि जब धरती पड़ी हुई थी किस तरीके से, ट्रेंस्ड, ट्रेंस्ड इन ए ड्रीमलेस सोल, मतलब ट्रेंस मानी समाधि में, जब धरती ने समाधि ले रखी थी, जब धरती ने समाधि ले रखी थी, और समाधि किसमें ले रखी थी ने, ड्रीमलेस सोन, किसमें, ड्रीमलेस मानी होता है मतलब बेस्वप्न या स्वप्नहीन, सून यानी बेहोशी में, जब धरती स्वप्नहीन बेहोशी में पड़ी हुई थी, मैं समझाऊंगा इसको क्या है, पहले एक बार लिख लो, स्वप्नहीन बेहोशी। ये स्क्रीन और ऑफ हो गई, कमेंट की, 1 मिनट रुक जाओ। अब आइए, तो क्या कह रहे हैं वो, एक बार समझ लो। वो यूं कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पूरी तरह से समाधि में, बिल्कुल स्वप्नहीन, जब समाधि में होता है इंसान तो कोई स्वप्न नहीं देखता है, उसी प्रकार से पृथ्वी वहां पर कोई भी प्रकार का स्वप्न नहीं देख रही है। मतलब उस समय की बात है जब मैं अकेली फ्रांस और इटली में थी, तो उस समय पर ये जो पेड़ था कैजुरिना ट्री, इसका भी जो बिलाप था वो मुझे सुनाई देता था। कहने का मतलब कि मैंने जो बचपन अपना मेरे भाई बहनों के साथ इस पेड़ के नीचे निकाला था, वो मुझे तब भी याद आता था, और वो कलकारियां, वो किलकारियां हमारी और पेड़ की वो आवाजें, वो सब हमें याद आती थी, मुझे वहां याद आ रही थी। उस समय पर भी याद आती थी जब पूरी दुनिया शांति से सोती थी, आराम करती थी, यहाँ तक कि समुद्र का देवता जो है, जल देवता जिसे अपन कह सकते हैं, जल प्रेत जो है, वो भी अपनी गुफा में शांति से सो रहा था गहरी नींद में। पृथ्वी भी वहां पर ड्रीमलेस बेहोशी में थी, और चांद के नीचे सब कुछ शांत था। एंड एवरी टाइम, प्रत्येक बार ये म्यूजिक उठता था, प्रत्येक बार ये म्यूजिक खड़ा होता उठता बिफोर माइन इनर विजन, और किसके सामने आता, मेरे आंतरिक नजारों के सामने आता, मेरे दिल के अंदर आता, मेरी आत्मा में घुसता। इनर विजन कहते हैं इंटरनल सोल, मेरी जो आत्मा है, सोल कह दो आप, आत्मा में ये म्यूजिक बजता था, मेरे मन में, मेरे दिल में, ये हार्ट में ये म्यूजिक बजता था, रोज अ फॉर्म सबलाइन, और एक बहुत ही भव्य रूप में, किस रूप में, भव्य रूप में ये म्यूजिक सुनाई देता था, बहुत ही भव्यता के साथ, भव्य रूप में ये म्यूजिक मेरे दिल में मुझे सुनाई देता था। आगे देखना, दाई फॉर्म, तुम्हारा जो म्यूजिक है, ओ ट्री, ओ पेड़, एज इन माई हैप्पी प्राइम, ओके, तुम्हारा म्यूजिक मुझे पेड़ सुनाई देता था। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज करती है, और उसका संबोधन करके एक ऑड फॉर्म इसीलिए तो कहा गया है, इसमें पेड़ की प्रशंसा हुई है, इसलिए उसको ऑड भी कहा गया, एलिजी भी है। तुम्हारे फॉर्म में, तुम्हारा जो फॉर्म है, तुम्हारा रूप जो है, वो मुझे वहां पर महसूस होता था, एज जैसा कि सिमिली यूज की गई है, इन माई हैप्पी प्राइम, जो कि मुझे मेरे बचपन के दिनों में, मुझे हैप्पी प्राइम, हैप्पी प्राइम यानी होता है चाइल्डहुड, कि जो मुझे बचपन के दिनों में जिस तरीके का फॉर्म तुम्हारा रूप नजर आता था, भव्य रूप नजर आता था, ठीक वैसे ही मुझे वहां भी तुम्हारी भव्यता नजर आती थी। आई सॉ दी, मैं तुम्हें देखती थी, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, किसमें, अपने खुद के लव्ड यानी प्रिय, नेटिव यानी जो मेरे मूल, यानी जो जहां पर मैं रहती थी, क्लाइमेट यानी जलवायु में, मतलब क्लाइमेट, इंडिया, नेटिव क्लाइमेट मतलब इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया। यहां पर मेटोनिमी का यूज किया है। वो कहती है कि मुझे फ्रांस में भी तुम्हारी याद आती थी, जब मैं इंग्लैंड में थी तब भी मुझे याद आती थी, जब इटली में, फ्रांस इटली के किनारों पर वो जो लहरों को टकराते हुए देखती थी मैं, वहां पर असीम शांति को जब मैं महसूस करती थी, उसी समय पर तुम्हारा जो म्यूजिक है वो मेरे कानों में बजता था, मेरे दिल में समा जाता था, और तुम्हारी यादें मेरे दिल में आ जाती थी, जो मैंने बचपन के समय पर तुम्हारे साथ निकाले थे, वो दिन जो मैंने बचपन में तुम्हारे साथ निकाले थे, वो मुझे याद आ जाते। और मेरे प्यारे इंडिया में, खुद के इंडिया में जो मैंने तुम्हें देखा था, वो रूप तुम्हारा साक्षात मुझे वापस नजर आ जाता। देखो, द पॉइंट इनर लैंड, पॉइंट का जो इनर लैंड है वो इंडियन लैंड है। और चाहे कहते हैं ना कि पॉइंट चाहे फ्रांस चली गई पढ़ने के लिए, लेकिन उसका जो दिल है, कहते हैं ना हम दिल है हिंदुस्तानी, और दिल है हिंदुस्तानी, यहाँ पर उसका दिल जो है पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। सून मीन्स बेहोशी होती है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर, इसीलिए आई फेन, ये लास्ट है, लास्ट स्टैंजा है, इसीलिए आई फेन, मैं खुशी से, फेन यानी खुशी पूर्वक, मैं खुशी से, वुड कॉन्स्क्रेट, पवित्र अले, एक म्यूजिक का या संगीत का, काव्य, ओके, और कॉन्स्क्रेट यानी पवित्र बनाना,
इसीलिए मैं तुम्हारा गुणगान करके काव्य को, मतलब ऐसे कह रहे कि मैं तुम्हारे गुणगान को काव्य के माध्यम से पवित्र बनाना चाहती हूँ, ठीक है ना। और इसीलिए आई फेन, मैं खुशी पूर्वक बुड कॉन्स्क्रेट, पवित्र बनाऊंगी किसको, एले, एक काव्य को, काव्य से किसको, तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे जीवन को। मैं काव्य के माध्यम से तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाना चाहूंगी, तुम्हारी लाइफ को पवित्र बनाना चाहूंगी। अनटू दाई ऑनर, ओके, और साथ साथ तुम्हारे ऑनर, दी ट्री बिलव्ड ऑफ दोज, मैं क्योंकि तुम्हारे सम्मान के साथ पेड़, अरे पेड़ तुम्हारे सम्मान के साथ, बिलव्ड ऑफ दोज, क्योंकि तुम उन लोगों के भी प्रिय हो जिनके साथ मैंने अपना बचपन निकाला, ठीक है ना। अनटू दाई ऑनर, मैं तुम्हारे सम्मान की बातें करूंगी, मैं तुम्हें ऑनर दूंगी, तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी। ट्री, पेड़, पर्सोनिफाइड, मैं तुम्हें सम्मान दूंगी क्योंकि तुम बिलव्ड हो, तुम प्यारे हो, ऑफ दोज, उनके, मतलब तुम उनके प्यारे हो, मतलब किसकी बात कर रही है, दोज, अरु अब्जू की बात कर रही है वो, कि अरु और अब्जू के तुम क्या हो, प्यारे हो, तुम, हमने अपना बचपन यहाँ निकाला, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ। एंड नाउ, हु नाउ, देखो क्या कह रही है, इसीलिए मैं खुशी खुशी, आई वुड कॉन्सेंट्रेट अ ले अनटू दाई ऑनर, कि तुम्हारे सम्मान में, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए मैं काव्य की रचना कर रही हूँ, पेड़, बिलव्ड ऑफ दोज, क्योंकि तुम उनके प्रिय हो जो मेरे प्रिय थे। हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जो अब एक ब्लेस्ड स्लीप में है। ब्लेस्ड स्लीप होती है यूफेमिज्म, डेथ, मृत्यु, वो अब मृत्यु में, मृत्यु है, मतलब वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो यूफेमिज्म का यूज कर रही है, क्योंकि डेथ को डेथ ना कह करके उसने सिंपल शब्दों में या प्यारे या मधुरम शब्दों में कहा है, इसको यूफेमिज्म कहते हैं। उसने कहा ब्लेस्ड स्लीप, मतलब ब्लेस्ड स्लीप उसे कहते हैं जिसमें अपन हमेशा हमेशा के लिए दुख दर्दों से आजाद हो जाते हैं। तो हु नाउ, जो अब इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, ठीक है ना। फॉर ए का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज, है ना, हमेशा हमेशा के लिए, रिपोज यानी रेस्ट कर रहे हैं, कि मौत में वो आराम आराम से रेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट कर रहे हैं, वो डेथ है, डेथ उनको ले जा चुकी है। डियरर देन लाइफ टू मी, ओके, जो मेरे लिए जितना जीवन प्रिय है, मेरे लिए जो जीवन प्रिय है ना, उससे ज्यादा प्रिय थे वो मेरे लिए। यहाँ पर सिमली का यूज किया है, और सिमली का यूज करके, और वो उनके, मतलब बता रही है कि जीवन जितना मेरे लिए प्रिय है, ठीक है ना, उससे ज्यादा मेरे लिए मेरे भाई बहन प्रिय थे, और वो अब मौत के शांत नींद में सो रहे हैं। अलास, दुख है। वरदे, काश वो होते। मे दाउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, जब मेरे दिन गुजर जाएंगे। डेज आर डन का मतलब होता है जब मैं भी मर जाऊंगी, ओके। माय डेज आर डन का मतलब होता है आई ऑल्सो डाई, कि जब मैं भी मर जाती हूं, व्हेन आई ऑल्सो डाई, जब मैं भी मर जाऊंगी तो क्या होगा, मे दाउ बी नंबर्ड, तो तुम्हारी भी गिनती होगी, मतलब मेरे बाद तुम भी जाओगे, मतलब पहले मैं मरूंगी, उसके बाद तुम भी मरोगे, मतलब ये बताती है मॉर्टेलिटी ऑफ लाइफ, की जीवन इस दुनिया में नश्वर है, यानी कि हर इंसान, हर जीव, हर जंतु सब मरेंगे, सब चीज का नाश होगा। वो कह रहे हैं मे दाउ बी नंबर्ड, अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज करती है और कहती है कि हो सकता है तुम्हारा भी नंबर आ जाए, तुम्हारी भी गणना हो जाए। किसमें गणना हो जाए तुम्हारी भी, मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारी भी गणना हो जाए, विद डेथलेस ट्रीज, ओके, उन पेड़ों में जो अमर पेड़ हैं, क्योंकि तुम मॉर्टली तो मर जाओगे, लेकिन स्पिरिचुअली तुम जिंदा रहोगे, ओके, तुम अमर पेड़ों में गिने जाओगे। डेथलेस ट्रीज मानी होता है अमर, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, अमर पेड़, यानी कि लोगों के जैसे, तो हो सकता है तुम वैसे भौतिक रूप से नष्ट हो जाओगे जैसे मैं नष्ट हो रही हूं, ऐसे तुम नष्ट हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम चलेगा, लाइक बिल्कुल वैसे ही दो जोन पेड़ों का चला था इन बोरोडेल, जो बोरोडेल में थे। बोरोडेल एक घाटी है जिसमें वो पेड़ थे जिनको यू ट्री कहते हैं, यू ट्री, जिनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ ने अमर बना दिया, ठीक है ना, ओके, इमोर्टलाइज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन पेड़ों को विलियम वर्ड्सवर्थ ने यू ट्री कहते हैं उनको, और उनको अमर बना दिया, ठीक वैसे ही मेरे शब्दों में तुम्हें भी अमर बना दिया जाएगा, लाइक सिमिली का यूज है। आगे देखना, अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेज, ये वो पेड़ है जिसकी भयानक शाखाओं के नीचे लिंगर्ड, रुकी रही, पेल, वो उदासीनता, कौन सी उदासीनता, हमारे बचपन की यादों की उदासीनता। लिंगर्ड मानी होता है ठहरना, स्टेड। पेल मानी होती है मेलानकली ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज।
मेलानकली ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, वो पीलापन, किसका पीलापन? हमारी बचपन की यादों का पीलापन। ओके, फियर, भयानक डर, ट्रेमलिंग, कांपती हुई आशा, ये देखो यहां पर पर्सोनिफाइड, देखो पर्सोनिफाइड किया गया है, कांपती हुई आशा, आशा को कांपता हुआ मतलब उम्मीद, कि हर इंसान के अंदर यहां पर उस पेड़ को जब भी मतलब कि पेड़ के नीचे क्या क्या था, पेड़ के नीचे डर था, अपनों को खो देने का डर, ट्रेमलिंग होप, और अपनों से वापस से मिलने का डर, डेथ, मृत्यु, मृत्यु कैसी? अस्थि पंजरों जैसी, मतलब कंकाल जैसी मृत्यु, कंकाल मेटाफर है यहां पर। अब वो यहां पर थोड़ा सा गॉथिक चीजों को रिप्रेजेंट करके कह रही है, वो डरा रही है उस पेड़ के माध्यम से, वो कह रही है कि पेड़ के अंदर क्या क्या है? डर है, कांपती हुई उम्मीदें हैं, मौत है जो बिल्कुल कंकाल की तरह है, एंड टाइम द शेडो, और समय है जो छाया की तरह है, समय गुजरता जा रहा है, समय छाया की तरह है, यहां पर से मेटाफर है। टाइम को शेडो कहा है, डेथ को स्केल्टन कहा है, आशा कांप रही है और डर है। ओके, एंड दो, और हालांकि वीक द वर्ड्स, हालांकि मेरा ये जो काव्य है, मेरी जो कविता है, मेरी जो पॉम है, वो इतनी कमजोर है, मैंने इस कविता को बहुत कमजोरी से रचा है। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, वो जो कि तुम्हारी ब्यूटी यानी सुंदरता की, फेन यानी क्या? खुशी में है। ओ फेन रिहर्स, मैंने सिर्फ एक खुशी खुशी ये एक रिहर्स किया है, प्रयास किया है, मतलब तुम्हारी सुंदरता को बखान करने का मैंने सिर्फ एक प्रयास किया, एक एफर्ट है। देखो जैसे कहते हैं ना कि कभी भी कोई महान कवि ये नहीं कहना चाहेगा कि मैंने इस दुनिया की सबसे अच्छी वर्स लिखी, तो वो यही कहेगा कि मैंने कोशिश की है तुम्हारी इस ब्यूटी की प्रशंसा करने की, लेकिन हो सकता है कि मेरे वर्स में उतनी ताकत नहीं है जितनी नॉर्मली होती चाहिए। मे लव डिफेंड दी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है, यहाँ पर प्यार को पर्सोनिफाइड करती है और वो कहती है कि मेरा प्यार तुम्हारी रक्षा करे। ओके, पर्सोनिफाइड, तुम्हारी रक्षा करे, दी यानी तुम्हारी, फ्रॉम यानी बचाए तुमको, ऑब्लिवियंस कर्स, किससे? ऑब्लिवियन के श्राप से। ऑब्लिवियन होता है भुलावे का श्राप, क्योंकि आज दुनिया जो है हर एक चीज को भूल जाती है, भुलावा का श्राप। तो और मेरा प्यार तुम्हारे लिए जो है वो शायद तुम्हें इस भुलावे के श्राप से बाहर निकालेगा। मतलब जिस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा मेंशन किए गए यू के पेड़ आज भी याद रखे जाते हैं, क्रिश्चियन पेड़ आज भी याद रखे जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे इस बुलापे के श्राप से तुम्हें ये प्यार बाहर निकालेगा। और मेरे इस प्यार से जो मैंने इस कविता को रचा है, हालांकि वो हो सकता है मैंने खुशी खुशी लिखी है तुम्हारी ब्यूटी की प्रशंसा में, फेन यानी खुशी, खुशी से मैंने ये तुम्हारी ब्यूटी की प्रशंसा में लिखी, हो सकता है मेरी ये पॉइंट कमजोर हो, लेकिन मेरे अंदर जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो तुम्हें रक्षा करेगा और तुम्हें उस भुलावे के श्राप से बचा लेगा। इसको आप एक बार खुद पढ़ के देखना, आराम से आप कर लोगे। बहुत छोटी सी पॉम है, ज्यादा बड़ी पॉम नहीं है, और अपन की कंप्लीट हो गई है। शायद अपन कल एक स्टेंजा नहीं पढ़ते तो आज इसको भी पूरा कर लेते, और ये अपन ने पूरा कर लिया है। इसको मैं आप लोगों को प्रिंट के लिए डाल दूंगा आपके पास PDF के रूप में,